तो गाइज आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लैक क्लोवर की मांगा। पर उससे पहले ऐसा करते हैं, पिछला जो सा सिलेबस है उसे एक बार ना रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे कि आपने देखा ही था कि डार्क ट्रायड ने क्लोवर किंगडम और हर्ट किंगडम पर हमला कर दिया था और जेनॉन ने कैप्टन यामी और कैप्टन विलियम को अगवा कर लिया था ताकि वो डेविल्स की इस दुनिया में आने का रास्ता खोल सके। और हमने देखा कि क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट्स, एल्व्स और हर्ट किंगडम के स्पिरिट गार्डियंस डेविल्स को रोकने की तैयारी करने लग गए थे। और यहाँ आस्था ने भी अपने डेविल के साथ दोस्ती कर ली थी ताकि वो और भी ज्यादा ताकतवर बन सके। और अब आगे वाइस कैप्टन नेच डेविल यूनियन मोड कैनिस को एक्टिवेट कर देते हैं। आस्था, अगर तुम्हें ताकतवर होना है तो तुम्हें अपने डेविल के साथ जुड़ना ही होगा और उसके एंटी मैजिक पावर को पूरी तरह से बाहर निकालना होगा। और तभी वो आस्था और लीवे को पकड़ लेते हैं, पर आस्था अपनी ब्लैक फॉर्म को यूज करके उनकी कैद से आजाद हो जाता है। और हम देखते हैं आस्था को पावर देने की वजह से लीवे का साइज छोटा हो जाता है। डेविल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में इनिशिएटिव उसका होता है जो ऑर्डर दे रहा हो। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो वो ह्यूमंस का होता है। इसी वजह से मैं यूनियन को बड़ी आसानी से यूज कर सकता हूँ। पर जो फॉर्म तुम अभी यूज कर रहे हो वो यूनियन नहीं है। तुम्हारे अंदर डेविल की पावर का बस थोड़ा सा हिस्सा ही अवेलेबल है। लीवे, तुमने भी तो यही सब कुछ कहा था ना, तो जल्दी से बताओ आखिरकार मैं तुम्हारी रियल पावर को यूज कैसे कर सकता हूँ? मुझे क्या पता, मेरा प्लान तो तुम्हारी बॉडी को हड़प कर लड़ने का था और ऊपर से मैं तो आज से पहले बाहर भी नहीं आया। इसी वजह से तुम जैसे नूबड़े ने मुझे हरा दिया। तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे पर तुम्हें फिर भी कुछ नहीं पता। आखिरकार मुझे क्यों पता होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया तुम्हारा था ना, तो तुम सोचो। पर मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। तो मेरे हिसाब से अब तुम मुझसे लड़के इसका जवाब ढूंढना। तो चलो आओ, अब मैं तुम्हें अपनी डेविल्स की पावर दिखाता हूँ और मेरा शैडो मैजिक इन सभी डेविल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएगा। और तो वाइस कैप्टन नेच डेविल गिमोडेलो की मदद से वहाँ पर बहुत सारे डेविल्स की शैडोज को बुला लेते हैं और वो सारे लोग मिलकर आस्था पर हमला कर देते हैं और आस्था उनसे बचने की कोशिश करने लगता है। इन सभी की तो बिल्कुल वाइस कैप्टन नेच जैसी है और वो इनके साथ इस तरह घुल गए हैं कि मैं तो अब बता भी नहीं सकता कि वो आखिरकार है कहाँ। तो उन्होंने 4 डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसका मतलब उन्होंने 4 बार मौत को फेस किया है। मुझे फील हो रहा है कि इस बार मेरे और लीवे का कनेक्शन पहले से काफी स्ट्रॉन्ग है, तो शायद इस बार मैं उसकी और भी ज्यादा पावर को यूज कर पाऊंगा। आस्था, जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते तब तक ये शैडोज नहीं जाने वाली। तुमने डेविल के साथ क्विल टर्म्स पर कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जिसका मतलब वो तुम्हारा सर्वेंट नहीं है, तो इसलिए तुम्हारे लिए उसकी 100% पावर को यूज करना आसान नहीं होने वाला। ये रास्ता तुमने चुना है, तो चलो फिर अब उसी पावर से मुझे हरा के दिखाओ। तब हम देखते हैं आस्था कैप्टन यामी की स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उन शैडोज पर ब्लैक स्लैश से हमला कर देता है। तो चलो फिर डीमन स्लैशर कटाना कैप्टन यामी को साथ मिलकर वापिस लाते हैं। आज और अभी यहाँ हम अपनी लिमिट्स को सरपास करेंगे। ये लाइन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तब यहाँ हम देखते हैं यूनो लड़ाई के लिए अपने मैजिक के जरिए प्रैक्टिस कर रहा होता है। आखिरकार तुम छुपकर क्या देख रहे हो? बाहर आ जाओ पुराने वाइस कैप्टन लैंग्रेस। आखिरकार मुझे पुराना कहने की क्या जरूरत थी? तुम अभी भी बहुत घटिया हो, पर तुम्हारे जितना नहीं। हाँ, वो स्पिरिट कहाँ गई जो हमेशा चिल्लाती रहती थी? इस टाइम मेरे ग्रिमोर के अंदर है। मैंने जेनॉन को हराने का एक रास्ता सोचा है, पर मैं अभी तक ये कंफर्म नहीं हूँ कि वो कितना इफेक्टिव होगा। तो बताओ आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे लगा कि तुम्हें एक अपोनेंट की जरूरत है और वो भी ऐसा जिसके पास स्पेशल मैजिक हो। तो चलो फिर अब जब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो तुम्हारी ट्रेनिंग में मदद ही कर देता हूँ। वैसे तो मैं सब कुछ अकेले करना चाहता हूँ, पर ये प्रॉब्लम पूरे गोल्डन डॉन की है और तुम भी पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। तो चलो फिर मेरी मदद करो। तुम अभी भी पहले की तरह काफी ढीठ हो, पर ये देखकर अच्छा लगा कि कम से कम तुम कुछ बातों पर एग्री करने तो लगे हो। तब यहाँ हम देखते हैं वाइस कैप्टन नेच ने आस्था और लीवे को बहुत बुरी तरह धोया होता है। वाइस कैप्टन नेच तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। मैं चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, पर मैं ये सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार मैं इनसे जीतूं कैसे। और ऊपर से ये तो अभी मेरे साथ सीरियसली लड़ भी नहीं रहे हैं। तो ये है एक डेविल यूनियन की पावर। आखिरकार मैं और लीवे ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और ऊपर से जब भी मैं ब्लैक फॉर्म में होता हूँ तब जब मुझे चोट लगती है तब उसे भी चोट लगती है। तब वाइस कैप्टन नेच आस्था और लीवे को स्पेड किंगडम से लाई हुई कुकीज देते हैं, जिससे उनके जख्म भर जाते हैं और उनकी ताकत भी वापस आ जाती है। तभी आस्था
आस्था को एक आइडिया आता है और वो लीवे को अपने पास बुलाता है। जब भी ये ऐसे एक्ट करता है तब 10% चांसेस ऐसे होते हैं जिसमें इसका आइडिया जीनियस होगा, पर 90% चांसेस ऐसे होते हैं जिसमें इसका आइडिया बिल्कुल ही कचरा होता है और इसका ये आइडिया भी बेकार है। आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो बेवकूफ? इस टाइम तुम्हारी ये 90% साइड को दिखाने का टाइम नहीं है। आखिरकार तुम क्या कह रहे हो? और वैसे भी अगर हम ऐसे लड़ेंगे तो हमारा दिल और जिस्म एक हो जाएगा। बेवकूफ, अगर ऐसा कुछ काम करता तो हमें इतने टाइम से इतनी प्रॉब्लम ना हो रही होती। आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें चुपचाप ऊपर बैठने का मौका मिल रहा है ना, तो चुपचाप बैठ जाओ। तब कैप्टन नेच को ये सब कुछ देखकर अपना भाई याद आ जाता है। तो चलो बाकी डेविल से मिलने का वक्त हो चुका है। अभी भी तुम डेविल यूनियन को परफॉर्म नहीं कर पाए हो और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो फिर तुम यही मरोगे। तब वाइस कैप्टन नेच अपने माना जोन को एक्टिवेट कर देते हैं। तब हम देखते हैं आस्था के ऊपर चारों तरफ से अटैक हो रहा होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। मैं तो इनकी की को सेंस भी नहीं कर पा रहा हूँ। आखिरकार मैं इनके अटैक से बचूंगा कैसे? तुम्हारे अंदर पोटेंशियल तो है, पर फिर भी देखो कितनी शर्मनाक बात है कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे। इस टाइम मौत मेरे सिर पर मंडरा रही है, पर फिर भी मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। तो असली खौफ ऐसा होता है। हम इस टाइम कुछ नहीं कर पा रहे हैं आस्था और मुझे और पावर्स चाहिए। तो आखिरकार क्यों हम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे? अगर मुझे कैप्टन यामी को बचाना है, अगर मुझे रिकिटा का बदला लेना है, तो मैं यहाँ नहीं मर सकता और न ही मैं इसे यहाँ पर मरने दे सकता हूँ। और तब वाइस कैप्टन नेच को बहुत अजीब सा फील होने लगता है। तब हमें यहाँ स्पेड किंगडम दिखाया जाता है। मॉरिस, क्या मेरा भाई ठीक हो जाएगा? चिंता मत करो, मैं डायमंड किंगडम में सॉर्सरी स्टडीज का इंचार्ज था, तो मैं इसे ठीक कर दूंगा और ये तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और भूला मत, द रिचुअल ऑफ द एडवेंट के लिए जो मैजिक इकट्ठा हुआ था उसे उसी कैंडोले ने किया था जिसे मैंने बनाया था, तो इसलिए मुझ पर भरोसा रखो। उस गद्दार मार्स ने तो मुझे डायमंड किंगडम से बाहर निकलवा दिया और उसके बाद मैं तुम लोगों से मिला और तुमसे मिलने के बाद मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं उस लड़के के साथ दोबारा से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और हाँ, बाकी प्रेपरेशंस कैसे चल रही हैं? चिंता मत करो, सब कुछ सही चल रहा है। मैंने सही कहा ना लोटस? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ सब कुछ ठीक है। और यहाँ हम देखते हैं कैप्टन यामी और कैप्टन विलियम की मैजिक की मदद से वो दूसरी दुनिया के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यहाँ आस्था अभी भी लीवे के साथ यूनियन बनाने की कोशिश कर रहा होता है। अभी इसने मुझे जानबूझ के हिट नहीं किया और ऊपर से इसके बिना टच किए ही मेरे बाजू के ऊपर का यूनियन हट गया। इसने तो मेरे मैजिक और मेरे माना जोन को भी इरेज कर दिया। मुझे पता था कि अगर ये एंटी मैजिक की पूरी पावर को यूज करेगा तो ये सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। आस्था, मैं हार गया। आखिरकार हमने कर दिखाया। चलो फिर जल्दी से उन्हें बचाने चलते हैं। नहीं। पर क्यों नहीं? मैंने और लीवे ने तो डेविल यूनियन यूज कर लिया है ना। पर तुमने डेविल यूनियन बस थोड़े टाइम के लिए ही यूज किया है, अभी इसे मास्टर करना बाकी है। तुम्हें भी इस बात का एहसास होगा ही कि अगर तुम दुश्मन की टेरिटरी में ऐसे जाओगे तो मारे जाओगे। शैडो मैजिक को यूज करके मैंने हमेशा ब्लैक बुल्स पर नजर रखी है। तुम बिना मैजिक के पैदा हुए थे, तुम्हें ये ग्रिमोर भी गलती से मिली थी और ऊपर से तुमने तकदीर के साथ भी खिलवाड़ किया है, पर तुम हमेशा सही थे। मैंने तुमसे कहा था कि जो लोग सही होते हैं जरूरी नहीं होता कि उन्हें प्राइस मिले, पर मैं चाहता हूँ कि उन्हें प्राइस मिले। तो अब मैं गिमोडले को यहीं छोड़कर जा रहा हूँ और तुम्हारे वहाँ तक आने तक हम उन लोगों को रोक कर रखेंगे। तो इसलिए जल्दी से अपनी ट्रेनिंग को पूरा करो और हमें ज्वाइन करो। यस सर, आप चिंता मत कीजिए सर, मैं वहाँ जरूर पहुँच जाऊँगा। रुको जरा, आखिरकार ये लोग मुझे यहाँ पर क्यों छोड़कर जा रहे हैं? अगर इन्होंने मुझे उस हमले से टच किया तो मैं तो मारा जाऊंगा। तब यहाँ हम देखते हैं सभी लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तब वाइस कैप्टन नेच कहते हैं, तो आप सभी लोग यहाँ पर आ ही गए। आखिरकार रास्ता कहाँ पर है? चिंता मत कीजिए, अभी उसे थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे अगर वो ना भी आए तब भी चलेगा। रास्ता नहीं आ रहा है? चलो कोई बात नहीं। तुम सभी की बातों से तो लग रहा है कि मुझे कुछ टाइम में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलने वाली हैं और हम मेरे बनाए हुए मैजिक आइटम को भी टेस्ट कर पाएंगे, जो कि मैंने आस्था की फिजिकल एबिलिटीज को स्टडी करके बनाया है। ये जोन सी मैजिक कैमोफ्लेज रोब्स हमने पहनी है, मैंने सुना है ये इसने बनाया है। क्या ये सच में काम आने भी वाली है? सैली चाहे थोड़ी अजीब दिखती हो, पर उसकी रिसर्च सच में बहुत कमाल की है, तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए। आखिरकार मैं इस खतरनाक मिशन पर क्या कर रहा हूँ और ऊपर से मुझे इन पागल डेंजरस लोगों के साथ जाना पड़ रहा है। वो किंग सच में बहुत ज्यादा घटिया है, उसने तो मुझे बस अपनी पावर को शो करने के लिए भेजा है। मैं तो पिछले 6 महीनों से मजे कर रहा था, पर मुझे किसी ने नहीं बताया था कि
मुझे ऐसे खतरनाक मिशन पर जाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि तुम जैसा लूजर यहाँ पर कर क्या रहा है, पर अगर तुम ये कर रहे हो तो थोड़ा सीरियस हो जाओ। हमें पता है कि तुम्हारे पास ज्यादा स्किल्स नहीं है, तो इसलिए कम से कम जो लोग सही है उनके लिए अपनी जान ही दे देना। क्या आस्था टाइम पर आ पाएगा? आप चिंता मत कीजिए, वो पक्का आ जाएगा। उसके आने से पहले ही मैं सब कुछ खत्म कर चुका हूँगा। नहीं, मैं सब कुछ खत्म करूंगा। ये लड़ाई तुम लोग नहीं बल्कि हम सब लोग मिलकर खत्म करेंगे। तब हमें यहाँ स्पेड किंगडम का सीन दिखाया जाता है। तो आखिरकार वो लोग सामने आ ही गए। देखो रेजिस्टेंस के लोग कैसे अब हमारे सामने खड़े हैं। ध्यान से सुनो डार्क ट्रायड, 17 साल पहले तुमने हमारे किंग और साथियों को मार डाला था और उसके बाद तुमने यहाँ के सिटीजन्स को सिर्फ इस्तेमाल ही किया है, तो इसलिए हम तुम्हें उसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे। हमें पता है कि हम तुम्हें हरा नहीं सकते, पर हम लोग कभी भी तुम्हें अपना रूलर नहीं मानेंगे। तो यहाँ देखते हैं क्लोवर किंगडम की टीम स्पेड किंगडम के पैलेस में पहुँच चुकी होती है और कैप्टन नैश सबको प्लान फॉलो करने के लिए कहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप स्पेड किंगडम में अंडर कवर थे और जब से आपने कंट्री छोड़ी है तब से आप रेजिस्टेंस के साथ कांटेक्ट में हैं। तुमने सही कहा। वैसे तो मैं रेजिस्टेंस के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होना नहीं चाहता था, पर जब मैंने देखा कि तुमने क्या किया है तो मुझे लगा कि रेजिस्टेंस के साथ कोऑपरेट करना ही सही रहेगा। मिस्टर नैच और लॉर्ड यूनो, हमें आप पर पूरा भरोसा है और इसलिए हम अपनी जान देकर भी आपके लिए डाइवर्जन क्रिएट करेंगे। और तभी हम देखते हैं उनके आसपास की जमीन अचानक से हिलने लग जाती है और वहाँ से एक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। रुको जरा, ये तो वही लेजेंडरी एशियन डीमन है ना, जिसे क्लोवर किंगडम के फर्स्ट विजिट किंग ने हराया था। जब लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर चीज का सामना करते हैं तब उनके इमोशंस और नफरत मीनिंगलेस हो जाते हैं। मुझे लगा ही था कि अगर चूहे कैसल के अंदर घुसे हैं तो रेजिस्टेंस कुछ न कुछ जरूर करेगा, पर किसने सोचा था कि ये ऐसे सामने से विरोध करने लग जाएंगे। वैसे हम पहले ही इस जीवन को लोगों के ऊपर छोड़ने के बारे में सोच रहे थे। तुम लोग स्पेड किंगडम के सिटीजन्स नहीं हो, क्योंकि वो टाइटल हम जैसे स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए है। तो चलो अब रिचुअल ऑफ द एडवेंट ऑफ क्यूलेथफ शुरू करते हैं। क्या बाहर के लोग ठीक होंगे? ये आवाजें कुछ सही नहीं लग रही हैं। चिंता मत कीजिए, वो लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और तभी हम देखते हैं कैप्टन मेरियोलोना आकर उस जीवन को एक जोरदार पंच मारती हैं। रेजिस्टेंस मेंबर्स, मैं तुम लोगों की हिम्मत से बहुत ज्यादा खुश हुई हूँ, तो इसलिए मैं मेरियोलोना वर्मिलियन तुम्हारा साथ दूंगी। तब यहाँ हमें मैजिक नाइट स्क्वाड का प्लान बताया जाता है। द रिचुअल ऑफ द एडवेंट एक लार्ज मैजिकल सर्कल है जिसे पावर 4 फंक्शन से मिलती है, जिसमें से एक फंक्शन सेंटर में है जहाँ पर यामी और विलियम को रखा जाएगा ताकि दूसरी दुनिया के गेट को खोला जा सके, और बाकी के तीनों डार्क ट्रायड आसपास खड़े होंगे ताकि वो रिचुअल को एक्टिवेट कर सके। हमें उन तीनों डार्क ट्रायड के मेंबर्स को हराना होगा ताकि रिचुअल रुक जाए और दूसरी दुनिया का गेट ना खुले, पर इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि ये चीज काम करेगी, तो इसलिए हमें एंटी मैजिक की पावर चाहिए ताकि हम उस रिचुअल को पूरी तरह से तबाह कर सकें। वैसे तो हम उसे अपनी ताकत से भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर अगर उसमें यामी और विलियम को कुछ हो गया तब तुम लोग मुझे इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करोगे। डार्क ट्रायड मैजिक सर्कल के पैरामीटर में 3 डिफरेंट जगह पर होंगे, तो इसलिए हम लोग 3 ग्रुप्स में बढ़ जाएंगे और एक साथ उन पर हमला करके उन्हें हरा देंगे। वैसे तो बाहर बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, पर फिर भी यहाँ अंदर हमें रोकने के लिए कुछ मेंबर्स होंगे, तो इसलिए कुछ लोगों को उनके साथ लड़ने के लिए छोड़ देना और खुद जल्द से जल्द डार्क ट्रायड पर हमला कर देना। तब हम यहाँ देखते हैं कैप्टन मेरियोलोना के हमले के बावजूद भी वो डीमन अभी भी ठीक होता है। ये भी काम नहीं किया। हमें नहीं लगता कि हम इस तरह इस चीज को हरा पाएंगे। पिछली बार मुझे एहसास हो गया था कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिस पर मेरा मैजिक काम नहीं कर सकता, पर फिर मुझे वो मिला और उसने कहा कि वो मेरे लिए ऐसा ओपोनेंट ढूंढ कर लाएगा जो मेरी ताकतों को और बढ़ा देगा, और वो सही था। इस जीवन के साथ लड़ने के बाद मुझे पता चल रहा है कि मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन सकती हूँ। अब मैं सब कुछ जला दूंगी। और तब कैप्टन मेरियोलोना अपनी आँख को और ज्यादा बढ़ा लेती है। आखिरकार ये किस तरह का मैजिक है? ऐसा लग रहा है जैसे कि इसकी बॉडी खुद एक मैजिक बन गई हो। तब कैप्टन मेरियोलोना उस जीवन की तरफ बढ़ने लगती है और उसके हमलों से बचते हुए उसे एक जोरदार मुक्का मारती है। तब कैप्टन मेरियोलोना अपने
अपने माना जोन को पूरी तरह से रिलीज कर देती है। चलो फिर डीमन, हमेशा के लिए वापिस अपनी नींद में चले जाओ। तो यहाँ हम देखते हैं यूनो और लैंग्रिस जेनॉन के पास पहुँच जाते हैं। आखिरकार तुम जिंदा कैसे हो? ये सब कुछ कैप्टन विलियम की स्पेल की वजह से है, तो इसलिए हम उन्हें तुम्हें हराकर वापस लेने आए हैं। और जेनॉन पर हमला कर देता है, पर जेनॉन उसके हमले को रोक देता है। मुझे जेनॉन की एबिलिटीज के बारे में पता है। ये अपने बोन मैजिक को यूज करके बहुत ताकतवर डिफेंस बना लेता है, जिस वजह से फिजिकल अटैक्स इस तक पहुंच नहीं पाते हैं। और इसकी बोन्स बहुत ज्यादा हार्ड हैं और बहुत जल्दी रीजनरेट कर जाती हैं। तुम लोग बेवकूफ हो। अगर तुम लोग चुपचाप घर रहते तो थोड़ी देर के लिए बचे रहते। इन्होंने मुझे बताया कि जब मैं दूर था तो तुमने इन्हें बहुत तंग किया, और मैं इस तरह का पर्सन नहीं हूँ जो कि ये सुनकर शांति से बैठा रहे कि तुम जैसा पर्सन पागल हो गया है। और तब वो स्पेशल मैजिक से जेनॉन पर हमला कर देता है, पर जेनॉन उसके मैजिक को रोक लेता है। ये तो एक स्पेशल मैजिक यूजर है और ये इस मैजिक को यूज करके इस स्पेस के अंदर मैजिक को कंट्रोल कर रहा है, और ऊपर से ये अपने अपोनेंट के मैजिक और स्पेल्स को ब्लॉक भी कर रहा है। अगर मैं एग्जिस्ट ना करता तो तुम पक्का एक अल्टीमेट स्पेशल मैजिक यूजर होते। बहुत टाइम हो गया किसी ऐसे से मिले हुए जो कि मुझे इस तरह नीचा दिखा रहा है, और फिर से जेनॉन पर हमला कर देता है। मुझे समझ में आ गया है कि उन्होंने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि तुम्हारा स्पेशल मैजिक मेरे स्पेशल मैजिक को कैंसिल कर सकता है। पर ये तुम्हारी गलतफहमी है। और तब हम देखते हैं वो वहाँ पर चारों तरफ अपने स्पेशल मैजिक से एक डोमेन बना लेता है। जब एक जादूगर इस स्पेस के अंदर होता है तो वो अच्छे से अपने मैजिक को यूज नहीं कर सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इतनी बड़ी स्पेल को बिना मूव किए ही यूज कर लिया है। मुझे तो तुम पर दया आ रही है कि तुम किसी ऐसे का साथ दे रहे हो जो कि मुझसे पहले ही हार चुका है। तुम बिल्कुल अपने कैप्टन की तरह हो जो कि बेवकूफी भरे डिसीजन लेता है। तुम्हारे पास बेकार सा गर्व और ड्रीम है, और इसी वजह से अब तुम लोग बिना मेरे कदम उठाए ही मारे जाओगे। और उन पर हमला कर देता है, पर तभी यूनो बेल को बुला लेता है। तो तुम यहाँ हो लूजर, तुमने जो हमारे साथ किया है तुम अब उससे बच नहीं सकते। यूनो और मैं मिलकर तुम्हें हरा देंगे। तब हम देखते हैं यूनो अपनी न्यू स्पिरिट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आखिरकार ये किस तरह का दबाव महसूस कर पा रहा हूँ मैं, पर इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक ये मेरी स्पेस के अंदर है तब तक इनकी सारी मैजिकल पावर्स यूजलेस हैं। और यूनो पर हमला कर देता है। मैं वो पर्सन हूँ जो आगे जाकर विज़र्ड किंग बनेगा, तो इसलिए मैं तुम्हें जीतने नहीं दे सकता। और हम देखते हैं वो जेनॉन की बोन्स को तोड़ देता है। आखिरकार ये कैसे हो गया? इस स्पेस में तो सब कुछ मेरे कंट्रोल में होना चाहिए था, तो इसका मतलब क्या इसकी पावर मुझसे ज्यादा हो चुकी है? नहीं, ये इसलिए है क्योंकि आसपास का मैजिक इसका साथ देता है। तब यूनो जेनॉन पर हमला करके कहता है, तुम तो कह रहे थे कि बिना कदम उठाए तुम हम सभी को मार डालोगे, तो अब क्या हो गया? देखो, ज्यादा बकवास करने वालों का यही हाल होता है। तुम सच में एक बहुत बड़े लूजर हो। मरो जेनॉन, ये सोचते सोचते कि आखिरकार तुमने गोल्डन डॉन से पंगा क्यों लिया। आखिरकार ये काम कर रहा है। हम इस बंदे को हराकर इस रिचुअल को रोक सकते हैं और कैप्टन विलियम को भी बचा सकते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं कैप्टन शार्लेट और कैप्टन रिल वेनिसा के सामने पहुँच चुके होते हैं। मैंने सुना तो था कि यहाँ पर कुछ घुसपैठिए घुस आए हैं, पर अफसोस की बात है कि तुम में से कोई भी नोएल नहीं है। चलो मुझे दिखाओ कि आखिरकार मुझे तुम्हारे साथ लड़ने में मजा आने भी वाला है या नहीं। अगर तुम लोग मेरे इन 8 शाइनिंग जर्नल्स को हरा दोगे तो मैं तुम्हारे साथ लड़ने के बारे में सोच सकती हूँ। पर हाँ, मोरिस की मॉडिफिकेशन और मेरी कर्स पावर की वजह से ये लोग पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। तब कैप्टन शार्लेट अपने रोज मैजिक से उन पर हमला कर देती है और वो लोग उसके हमले को जला देते हैं। तब कैप्टन रिल अपने पिक्चर मैजिक को यूज करने लगते हैं और उस पूरी आग को बुझा देते हैं। ये पिक्चर मैजिक तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर क्या तुम इतना ही कर सकते हो? और इस लड़की का मैजिक तो बहुत बेकार है। लगता है तुम लोगों के बीच में कंपैटिबिलिटी का इशू है, जिस वजह से ये तुम्हें रोक रही है। काश मैं उस डार्क मैजिक और एंटी मैजिक वाले बंदे के साथ लड़ पाती जिन्होंने डांटे को हराया है, और उसके बाद मैं उन्हें अपने खिलौनों में बदल देती। पर अब बहुत जल्दी अंडरवर्ल्ड का गेट खुलने वाला है, तो वो डार्क मैजिक वाला बंदा तो मारा ही जाएगा। वैसे तो जेनॉन उसे पकड़ कर ले आया था, तो इसका मतलब वो इतना कुछ खास भी नहीं था। पिछले आधे साल से मैं अपने कैप्टन की ड्यूटी के साथ साथ हर्ट किंगडम के रून एरिस को भी पढ़ रही थी। मुझे बहुत पावरफुल कर्स मिला था, पर मैंने उस पर कब्जा कर लिया था, या फिर मैं कहूँ कि मुझे लगा कि मैंने उस पर कब्जा कर लिया था, पर मैं गलत थी। वो कर्स एक हथकड़ी की तरह था जो कि मेरे मैजिक को रोके हुए था। पर अब रून एरिस को मास्टर करके मैंने उस कर्स को अच्छी तरह यूज करना सीख
सीख लिया है। डॉर्थी ने मुझे बताया था कि इस दुनिया में कर्स मैजिक मैगीक्यूला की वजह से आया है और मैगीक्यूला ही फादर ऑफ ऑल कर्सेस है। तो इसलिए तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि अब तुम्हारी वजह से ही मैं और ज्यादा ताकतवर हो चुकी हूँ। तब हम देखते हैं कैप्टन शार्लेट अपने माना मेथड को यूज करके अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ा लेती है और अपने रोजेस की पावर से अपने दुश्मनों को पकड़ लेती है। जितना ज्यादा दुश्मनों का कर्स ताकतवर होगा, उतना ज्यादा मेरे गुलाब के फूल उनके अंदर से उनके कर्स को एब्जॉर्ब करते रहेंगे और बहुत ब्यूटीफुली ब्लूम करेंगे। मेरे साथियों के ऊपर लगा हुआ कर्स तो वीक हो रहा है। इसने अपने ऊपर लगे हुए कर्स को मॉडिफाई कर दिया है और उसे एक एंटी कर्स स्पेल में कन्वर्ट कर दिया है। किसने सोचा था कि आखिरकार एक ह्यूमन ऐसा भी कर सकता है। ये तो सच में बहुत कमाल की बात है। आज तक मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है, उन सभी ने मेरे मैजिक को नरिश करने में मेरी मदद की है। तो ये है मेरी करंट ब्लू रोज और ये है मेरी राइटफुल रेड रोज। और तब हम देखते हैं कैप्टन शार्लेट अपने रेड रोजेस से अपने दुश्मनों को हरा देती है। इस टाइम मैं अपने दोनों रेड और ब्लू रोजेस को इकट्ठा यूज कर सकती हूँ। यामी, मैं तुम्हें बचा कर रहूंगी और दिखा दूंगी कि मैं कितनी ताकतवर बन गई हूँ। रुको जरा, तो क्या इसका मतलब कैप्टन शार्लेट बिना अपने ट्रू मैजिक पावर के ही कैप्टन बन गई थी? आखिरकार मुझे मेरा बेस्ट अपोनेंट मिल ही गया। पर अफसोस की बात तो ये है कि मैं तुमसे नहीं लड़ने वाली हूँ। आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं अभी तुम्हारे इन सभी फूलों को उड़ा देती हूँ। स्ट्रेंथ इन चीजों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर टारगेट होगा, उतनी ज्यादा टाइटली ये उन्हें बांध कर रखेंगी। ये गलत बात है। तुम मेरी स्ट्रेंथ को मेरे अगेंस्ट यूज कर रही हो। चलो ना, थोड़ा मजा करते हैं। ये तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम खुद इतनी केयरलेस और एरोगेंट हो कि तुम खुद इस जाल में फंस गई हो। अब ऐसा तो मत करो। मैं जानती हूँ कि हम दोनों की लड़ाई सच में बहुत कमाल की होगी। अपनी बकवास बंद करो और अब बिना अपनी विश को पूरा किए ही मर जाओ, और यही तुम्हारी पनिशमेंट है। तो हम यहाँ देखते हैं कैप्टन जैक और वाइस कैप्टन नैच डांटे के पास पहुँच जाते हैं और कैप्टन जैक डांटे पर हमला कर देते हैं। पर हम देखते हैं डांटे बहुत जल्दी रीजनरेट कर रहा होता है और कहता है, मॉरिस के एक्सपेरिमेंट की वजह से मेरी बॉडी की रीजनरेशन पावर्स और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अब तो एंटी मैजिक के अलावा इस दुनिया में कोई चीज नहीं है जो मुझे रोक सके। मुझे लगा ही था कि अगर हमें जीतना है तो हमें जैक का मैजिक यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका मैजिक उस चीज को भी काट सकता है जिससे कोई चीज काट भी नहीं सकती। रुक जाओ डेविल, अभी तो पार्टी बस शुरू ही हुई है, पर अब इस टाइम सब कुछ खत्म हो चुका है। और अपने ग्रेविटी मैजिक से कैप्टन जैक और वाइस कैप्टन नैच पर दबाव डालने लगता है। तब वाइस कैप्टन नैच सोचते हैं, क्या जैक इस ग्रेविटी स्पेल के प्रेशर के दौरान अपने मैजिक को यूज कर भी पाएगा या नहीं? तब हम देखते हैं वाइस कैप्टन नैच डेविल यूनियन को एक्टिवेट कर देते हैं और अपने दूसरे डेविल की कैरेक्टरिस्टिक टफनेस को एक्टिवेट कर देते हैं, जिस वजह से वो ग्रेविटी स्पेल के प्रेशर में भी खड़े हो पाते हैं। तो इसका मतलब उस एंटी मैजिक लड़के के अलावा एक और डेविल होस्ट है। क्या हुआ जैक, तुम तो बहुत ज्यादा उछल रहे थे। क्या सिर्फ तुम्हारी हाइट और एटीट्यूड ही बड़ा है? तुम्हारी बातें सच में बहुत सस्ती हैं। चलो अब अपनी स्किल्स दिखाओ, देखे तो सही वो किसी काम की भी है या नहीं। तब डांटे वाइस कैप्टन नैच पर हमला कर देता है और कहता है, मुझे इस तरह इग्नोर मत करो। तब वाइस कैप्टन नैच उसके हमले को रोककर उसे एक लात मारते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो क्या मैं इस कैप्टन से बात कर लूं? सच में तुम तो बहुत मजेदार हो। चलो अब मुझे और गुस्सा दिखाओ और गेट के खुलने तक मुझे एंटरटेन करो। मैं इसके साथ लड़ तो सकता हूँ, पर मैं इसे ज्यादा गहरे घाव नहीं दे सकता, जिस वजह से मैं इसे नहीं मार सकता। मुझे किसी भी कीमत पर जैक से इस पर हमला करवाना ही होगा। ओए छिपकली, ये तुम्हें कैप्टन कह रहा था ना, पर तुम तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो, तो यहाँ से दफा हो जाओ। और उन पर हमला कर देता है। तब कैप्टन जैक सोचते हैं, मेरे डैड एक मामूली से हंटर थे जो कि बर्ड्स और छोटी छोटी चीजों को मारकर जीते थे। वो हमेशा कहते थे कि तुम कभी भी किसी ऐसी चीज के साथ पंगा मत लेना जो कि तुमसे ज्यादा ताकतवर हो। और जब उन्हें पता चला कि मैं अपने मैजिक से ब्लेड्स बना सकता हूँ, तब वो बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने कहा कि मैं इस मैजिक की मदद से एक हंटर बन सकता हूँ। तब से मैंने अपने फादर की तरह ही अपने से कमजोर क्रिएचर्स को मारा और हमेशा यही सोचा कि मैं हमेशा ऐसी ही जिंदगी जीऊंगा। पर जब मैं 13 साल का हुआ तब मेरे फादर मर गए और लोगों ने सोचा कि वो माउंटेन के लॉर्ड के साथ टकरा गए थे, क्योंकि उनकी पीठ पर बहुत गहरे
मेरे नाखूनों के निशान थे और तब मैं उस भालू से लड़ने चला गया। तब मैंने अपनी ताकत से उस भालू को काट दिया और ये डिसाइड किया कि मैं मैजिक नाइट्स को ज्वाइन करूंगा। तब हम यहाँ देखते हैं कैप्टन नैच डांटे के मुक्के को रोक लेते हैं। जैक इस टाइम अपनी बॉडी पर ब्लेड्स को मैनिपुलेट कर रहा है और उन्हें शार्प कर रहा है। तुम्हें तो बचाने की जरूरत पड़ रही है, ये तो सच में बहुत बेकार बात है। यामी भी तो एक कैप्टन है, पर कम से कम वो मुझे एंटरटेन तो कर पाया। मैं बस उन लोगों को हराना चाहता हूँ जो कि स्ट्रॉन्ग हैं और उन्हें रिबन्स की तरह काट देना चाहता हूँ। तब हम देखते हैं कैप्टन जैक डांटे के ग्रेविटी मैजिक को काट देते हैं और उसके ऊपर अपने स्लैशेस से हमला कर देते हैं। तुम चाहे जितना मर्जी मुझ पर हमला कर लो, पर तुम जैसा कीड़ा मुझे कभी नहीं मार सकता। ताकतवर लोग वो नहीं होते जिनकी सबसे ज्यादा अच्छी रेपुटेशन होती है, बल्कि वो होते हैं जो कि अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को काट देते हैं। और तुम कीड़ों को कमजोर मत समझो। तब हम देखते हैं कैप्टन जैक के स्लैशेस की वजह से डांटे के अंदर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। जैक, लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। तब यहाँ रेजिस्टेंस कैप्टन मेरेलोना की पावर को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और राल्फ अपनी टीम के साथ रेजिस्टेंस से मिलने आ जाता है, जहाँ वो सबको उनके प्रिंस यूनो के बारे में बताता है, जिसे सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब वाइस कैप्टन नैश ने भी अपने डेविल्स के जरिए सभी मैजिक नाइट्स की लड़ाई पर भी नजर रखी हुई होती है, ताकि वो कुछ होने से पहले रिचुअल को रोक सके और अंडरवर्ल्ड के गेट को भी खुलने ना दे। तब सबकी पावर को देखकर वाइस कैप्टन नैश को ये विश्वास हो जाता है कि मैजिक नाइट्स उनकी सोच से भी ज्यादा ताकतवर हैं। तब डांटे जैक के साथ लड़ाई को एंजॉय करने लगता है और जैक को भी उसे मारने में बहुत मजा आ रहा होता है। और तभी सभी मैजिक नाइट्स को कुछ फील होने लगता है और हम देखते हैं कि सभी मैजिक नाइट्स के नाक के नीचे से वो रिचुअल स्टार्ट हो चुका होता है, जिसे देखकर वाइस कैप्टन नैच भी शॉक हो जाते हैं और अपने डेविल प्लमडे के साथ डेविल यूनियन कर लेते हैं, जिस वजह से वो आसपास की चीजों पर नजर रख पा रहे होते हैं। और वो देखते हैं कि जिस जगह पर रिचुअल होता है वहाँ पर उन्हें कैप्टन यामी और कैप्टन विलियम के अलावा किसी और पावर का भी एहसास हो रहा होता है, और वो पावर कोई और नहीं मॉरिस की पावर होती है। तब हमें यहाँ पर पता चलता है मॉरिस ने उस रिचुअल को तेज कर दिया है, क्योंकि जैसे कि आपको याद होगा कि वेनेसा अपने साथ हर्ट किंगडम की क्वीन को भी साथ ले आई थी, जिस पर मॉरिस ने रिसर्च की और रिचुअल की स्पीड को तेज कर दिया। और वो ये सब कुछ इसलिए कर पाया क्योंकि वो खुद एक डेविल होस्ट बन चुका था, जिसकी मदद से उसने हर्ट किंगडम की क्वीन के अंदर से उसकी सारी नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तब वाइस कैप्टन नैच ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि मॉरिस की वजह से वो गेट और ज्यादा तेजी से खुल रहा है, पर मॉरिस को रोकने से पहले ही उन्हें एहसास हो जाता है कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि वो देखते हैं कि उनकी दुनिया में 2 हायर लेवल के डीमंस पहले ही आ चुके हैं, जो कि वाइस कैप्टन नैच और कैप्टन जैक पर हमला कर देते हैं। पर वाइस कैप्टन नैच उनके हमले से बच जाते हैं और यहाँ कैप्टन जैक की बुरी हालत हो चुकी होती है। तब वाइस कैप्टन नैच का भी डेविल डरने लगता है, जिस वजह से वाइस कैप्टन नैच को ये एहसास हो जाता है कि उनके सामने जो 2 डेविल खड़े हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और उनकी ताकत डार्क ट्रायड से भी ज्यादा है। तब हमें पता चलता है उन डेविल्स का नाम लिलिथ और नामा होता है, जो कि रिचुअल की मदद से एटमॉस्फेयर में से मैजिक को खींच रहे होते हैं। तब बाहर सभी लोगों पर डेविल्स हमला कर देते हैं और वो एंशिएंट डीमन भी उठ खड़ा होता है, जिससे कि कैप्टन मेरेलोना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उन्हें लड़ने का मौका फिर से मिल जाता है। तब यहाँ हम देखते हैं यूनो जेनॉन की 70% पावर पर भी भारी पड़ रहा होता है, पर अंडरवर्ल्ड के गेट के खुलने की वजह से डार्क ट्रायड और डेविल्स के बीच में जो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी पूरी तरह से ओपन हो जाता है, जिससे कि डार्क ट्रायड डेविल की 100% पावर पर ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं और अपने न्यू फॉर्म में अपग्रेड हो जाते हैं। तब सभी डार्क ट्रायड्स फिर से मैजिक नाइट्स के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और यूनो को एहसास हो जाता है कि जेनोन अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। तब वाइस कैप्टन नैच को भी ये एहसास हो जाता है कि अगर उन्होंने जल्द से जल्द मॉरिस को नहीं रोका तो चीजें बिगड़ सकती हैं, पर वो इस टाइम उन हायर लेवल डीमंस को भी अकेले नहीं छोड़ सकते, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। और अब अगर उन्हें ये लड़ाई जीतनी है तो अब बस एक ही बंदा है जो उनका इसमें साथ दे सकता है, और वो और कोई नहीं हमारा हीरो आस्था है, जिसके एंटी मैजिक पावर से ही ये डेविल्स हार सकते हैं। तब डांटे यूनो को चिंता करने से मना करता है और उसे ये बताता है कि उसके पास घर जाने के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी, क्योंकि हम देखते हैं कि एक एंशिएंट डीमन ने क्लोवर किंगडम पर भी अटैक कर दिया होता है। गाइस, मुझे पता है कि आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिरकार 2 एंशिएंट डीमंस यहाँ पर कर क्या रहे हैं,
तो उसकी कहानी कुछ ऐसी है, जैसे कि हम सभी लोग तो जानते ही हैं कि डीमंस ह्यूमन की नफरत और अंडरवर्ल्ड की पावर से बनते हैं, जिस वजह से बहुत टाइम पहले स्पेड किंगडम में 2 रॉयल दोस्त रहते थे जिनके पास बहुत ज्यादा ताकतवर मैजिक था। पर एक दिन उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, जिस वजह से वो दोनों डीमंस में कन्वर्ट हो गई और उन्हें स्पेड किंगडम के अंदर ही कैद कर लिया गया, जिस वजह से यूनो की फैमिली को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो उन्हें हमेशा सील ही रखेंगे। पर अब जब स्पेड किंगडम का कोई राजा ही नहीं है तो वो दोनों डीमंस आजाद हो चुके हैं। तब कैप्टन मेरिलोना देखती है कि उसके सामने वाला डीमन आसपास के मैजिक को एब्जॉर्ब करके और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और यहाँ क्लोवर किंगडम पर भी डीमन का खतरा मंडरा रहा होता है। तब विज़र्ड किंग भी ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी पूरी पावर को रिलीज करके रहेंगे, जिसके लिए वो डमनाटियो से उसका मैजिक उधार मांगते हैं। तब यहाँ सभी लोग डीमंस की वजह से बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। पर हम देखते हैं क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट्स मिलकर उस डीमन को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और लोगों को बचाकर रॉयल कैपिटल से दूर ले जा रहे होते हैं, पर इसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा होता। तब वो डीमन रॉयल कैसल पर हमला करने लगता है और मिमोसा और नोएल की कजन मिलकर उस डीमन का अटैक रोकने लगते हैं, पर उनकी ताकत भी किसी काम नहीं आती। तब डमनाटियो खुद उस डीमन के हमले को रोकने आ जाता है, पर उसे एहसास हो जाता है कि वो उसके अटैक को बस थोड़ा सा ही कंट्रोल कर सकता है, जिस वजह से हम देखते हैं विज़र्ड किंग को बीच में आना पड़ता है और वो एक ही झटके में उस डीमन के अटैक को रोक देते हैं। गाइस, मुझे पता है कि आप लोग क्या सोचे हैं। आप यही सोचे हैं ना कि विज़र्ड किंग आखिरकार इतने बड़े कैसे हो गए, वो भी एकदम से। ये इस वजह से हुआ क्योंकि विज़र्ड किंग ने डमनाटियो की पावर को अपने साथ मिलाकर अपनी बॉडी को 10 साल आगे कर दिया है, पर वो इस पावर को सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही यूज कर सकते हैं। तब डमनाटियो और विज़र्ड किंग फिर से उस डीमन पर हमला करने लगते हैं, पर हम देखते हैं विज़र्ड किंग का टाइम खत्म हो जाता है और सभी लोगों को लगता है कि ये उनका अंत है। और तभी एंट्री होती है हमारे हीरो आस्था की, जो कि डेविल यूनियन को यूज करके उस डेविल के हमले को रोक देता है। तब यहाँ डांटे यूनो को चिढ़ा रहा होता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अब क्लोवर किंगडम को कोई नहीं बचा सकता, पर यूनो उसे हंसते हुए बताता है कि अभी भी क्लोवर किंगडम में एक ऐसा पर्सन है जो कि उन्हें रोकने की ताकत रखता है। और यहाँ हम देखते हैं आस्था की एंटी मैजिक को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, पर अभी भी आस्था को पूरी पावर नहीं मिली होती क्योंकि वो डेविल यूनियन को सिर्फ 5 मिनट तक ही यूज कर सकता है, जिस वजह से वो समय न गवाते हुए उस डीमन की तरफ बढ़ने लगता है। तब सभी लोग आस्था को डेविल समझने लगते हैं, जो कि उन्हें दूसरे डीमन से बचाने आया है, पर आस्था के साथी उन्हें बताते हैं कि वो और कोई नहीं आस्था है, जो कि यहाँ का मैजिक नाइट है और वो उन्हें बचा कर रहेगा। तब क्लाउस भी आस्था को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे चीयर करने लगता है। तब आस्था को एंशिएंट डीमन पर अटैक करते हुए देखकर विज़र्ड किंग सोचते हैं एंशिएंट डीमन के पास बहुत ज्यादा मैजिक है, जिस वजह से वो किसी भी मैजिक को रिपेल कर सकता है और लगातार हमला कर सकता है, पर इसी रीजन की वजह से ये आस्था के एंटी मैजिक को नहीं रोक सकता। तब हम देखते हैं आस्था उस डीमन को बीच में से चीर देता है, जिस वजह से वाइस कैप्टन नैच के डीमन गिमोडले को ये एहसास हो जाता है कि अगर आस्था ऐसे ही करता रहा तो वो एक दिन वाइस कैप्टन नैच से भी आगे निकल जाएगा। और यहाँ सभी लोग आस्था की इस जीत को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब आस्था भी स्पेड किंगडम की तरफ निकल जाता है और तभी हम देखते हैं आस्था की डेविल यूनियन के 5 मिनट खत्म हो जाते हैं, जिससे कि वो नीचे गिरने लगता है। तभी फिनरल अपने स्पेशल मैजिक से आस्था को बचा लेता है और आस्था सीधा जाकर ब्लैक बुल के बेस पर जा गिरता है। तब वेनिसा कहती है तो तुम अकेले ही स्पेड किंगडम जा रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। तब आस्था ब्लैक बुल्स को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और यहाँ हम देखते हैं डीमंस ने स्पेड किंगडम पर हमला कर दिया होता है और रेजिस्टेंस अपने लोगों को बचाने के लिए उनके साथ लड़ रही होती है। तब राल्फ और उसकी टीम रेजिस्टेंस का साथ देने आ जाती है, जहाँ हम देखते हैं राल्फ के स्लो मैजिक और सैली के जेली मैजिक की मदद से वो लोगों को डीमन से छुपाने लगते हैं और वोल्टोस के स्पेशल मैजिक से वो उन्हें वहाँ से बाहर निकालने लगते हैं। तब सैकी सोचता है वैसे तो यहाँ पर मेरा ये काम है कि अगर कोई भी डीमन हमारे काम में बाधा बनता है तो मुझे उसे ठिकाने लगाना होगा, पर प्लीज कोई भी डीमन यहाँ पर मत आना। तो हम देखते हैं डीमंस रेजिस्टेंस पर भारी पड़ रहे होते हैं, पर तभी कैप्टन वर्मिलियन अपने सैलेमेंडर के साथ उनकी मदद करने के लिए आ जाते हैं और उन सभी डीमंस को जला देते हैं। पर हम देखते हैं अभी भी डीमंस की तादाद बहुत ज्यादा होती है और वो लोग राल्फ और उसके साथियों के पास पहुंच जाते हैं, जिससे कि उन सभी की फट जाती है। तो रेजिस्टेंस अपना पूरा दम लगाकर उन डीमंस को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, पर वो डीमंस उन पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि अचानक से एक रोशनी उन डीमंस को उड़ा देती है और उस रोशनी से सिर्फ उन डीमंस को ही नुकसान होता है। तब हम देखते हैं ये कारनामा नोवेल और उसकी टीम का होता है, जो कि एवेंजर्स की तरह वहाँ पर एंट्री मारते हैं
तो गाइज अगर आपको ब्लैक क्लोवर का एपिसोड नंबर 170 याद होगा तो कुछ मैजिक नाइट्स और हर्ट किंगडम के स्पिरिट गार्डियंस एल्व्स के शहर चले गए थे, जहाँ पर वो आगे की लड़ाई की ट्रेनिंग करने वाले थे। और अब हमें उसी के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर हम एक ड्राइड को देखते हैं जिसे पहले से पता होता है कि अंडरवर्ल्ड का गेट बहुत जल्दी खुलने वाला है, जिस वजह से एल्व्स के उस न्यू किंगडम को भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए वो सभी लोग ये तय करते हैं कि वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को अल्टीमेट मैजिक सिखाएंगे, जो कि उन्हीं के मैजिक का एडवांस वर्जन होगा। तब ड्राइड उन्हें यह भी बताती है कि वैसे तो एल्व्स के अलावा वो मैजिक कोई नहीं यूज कर सकता, क्योंकि जैसे कि आपको याद ही होगा कि वो एल्व्स ही है जिनके पास सबसे ज्यादा मैजिक होता है और ह्यूमंस उनका मुकाबला नहीं कर सकते। पर क्योंकि वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने हर्ट किंगडम में ट्रेनिंग की होती है, तो उन सभी का मैजिक ट्रू मैजिक में कन्वर्ट हो चुका होता है, जिस वजह से उनके अंदर नेचुरल मोना फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। जिस वजह से ड्राइड को लगता है कि वो सभी लोग उस ट्रू मैजिक की मदद से अपने सोल्स को माना के और ज्यादा करीब लेकर जा सकते हैं, जिससे वो अल्टीमेट मैजिक को हासिल कर सकते हैं। तब यहाँ नोएल और उसकी टीम अपनी ट्रू मैजिक की मदद से सभी डेविल्स पर हमला कर देते हैं और हम देखते हैं हर्ट किंगडम के माना मेथड की मदद से वो हमला सिर्फ डेविल्स पर असर करता है और सारे ह्यूमंस बच जाते हैं, जिसे देखकर हमारी सैली बहुत ज्यादा पागल हो जाती है और उन सभी पर रिसर्च करने के लिए तड़पने लगती है, ताकि वो ये जान सके कि ये मैजिक कैसे काम करता है। और तभी वहाँ पर कुछ और डेविल्स भी आ जाते हैं, जो कि बाकी डेविल्स को मारने लगते हैं और हम देखते हैं वो डेविल्स दूसरे डेविल से एक रैंक ऊपर होते हैं। तब लक को ड्राइड की बात याद आती है, जिसने उनसे कहा था कि वो लोग लो लेवल डीमंस को तो बड़े आराम से हरा सकते हैं, पर प्रॉब्लम तो तब शुरू होगी जब वहाँ पर मिड लेवल और उसके हायर लेवल के डेविल्स आएंगे। पर हमारा लक इन बातों से कहाँ रुकने वाला है। वो तो इन लोगों को देखकर और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और ये तय करता है कि वो ये देखकर रहेगा कि उसका अल्टीमेट मैजिक आखिरकार कर क्या क्या सकता है। और तब हम देखते हैं एक डेविल उन लोगों पर हमला करने लगता है और लक बड़ी तेजी से जाकर उस डेविल का हाथ ही काट देता है, जिसे कोई भी नहीं देख पाता। और हम देखते हैं पलक झपकते ही लक बाकी डीमंस का भी सिर उड़ा देता है और तभी अचानक से स्पिरिट किंगडम का कैसल टूटना स्टार्ट कर देता है और किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो कैसल जल रहा है या फिर फ्रीज हो रहा है। तभी लक को एहसास होता है कि अंदर कुछ ऐसा है जिनसे वो लोग पंगा नहीं ले सकते। और यहाँ हम देखते हैं कैप्टन नैच की बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है। तब हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर वाइस कैप्टन नैच डार्क ट्राइड को हराकर अंडरवर्ल्ड के गेट को बंद करने के बारे में सोचते हैं, पर उन्हें ये एहसास होता है कि सुप्रीम डेविल्स के वहाँ पर होने की वजह से वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से वो उन सुप्रीम डेविल्स को डांटे से अलग करने के बारे में सोचते हैं। तब यहाँ डांटे को कैप्टन जैक के साथ लड़ने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है और वाइस कैप्टन नैच उस लड़ाई को कैप्टन जैक पर छोड़ने की बात सोचते हैं, जिस वजह से वो अपने डेविल वॉल्गनर के साथ डेविल यूनियन बना लेते हैं और अपनी पावर्स के जरिए उन सुप्रीम डेविल्स को पकड़कर किसी और जगह पर ले जाते हैं, जहाँ पर वो माना जोन को एक्टिवेट करके उन्हें एक अंधेरी जगह पर कैद कर लेते हैं, जहाँ पर उन डेविल्स को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, पर उन्हें इसमें काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। और वो दोनों ये डिसाइड करने में लगे होते हैं कि आखिरकार सबसे पहले वाइस कैप्टन नैच को कौन मारेगा, जिसके लिए वो अपनी फायर और फ्रीजिंग पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं और वाइस कैप्टन नैच उनके हमलों से बचने लगते हैं, पर वो फिर भी वाइस कैप्टन नैच को पकड़ लेते हैं। तब वाइस कैप्टन नैच सोचते हैं, मुझे पहले ही एहसास था कि मेरे अटैक इन पर काम नहीं करने वाले और ऊपर से इनकी मैजिकल पावर तो एंडलेस है, तो बस मैं इनसे तब तक बचकर भाग सकता हूँ जब तक ये लोग मुझे मार नहीं देते, क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए इन्हें कैद करके रखना ही होगा। वो डेविल्स वाइस कैप्टन नैच को वहाँ से भागने के लिए कहने लगते हैं, पर वाइस कैप्टन नैच इस चीज के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता। वो तो बस इविल्स को खत्म करने आए होते हैं। और तब हमें वाइस कैप्टन नैच के इस जज्बे का कारण बताया जाता है, जहाँ पर हम दो जुड़वा भाई मॉर्गन और नैच को देखते हैं, जो कि वैसे तो ट्विन ब्रदर्स होते हैं, फिर भी वो लोग एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग होते हैं। जहाँ पर बड़ा भाई नैच एक गुंडा होता है और छोटा भाई मॉर्गन एक अच्छा पर्सन होता है, जिसने मैजिक नाइट्स को भी ज्वाइन किया होता है। तब मॉर्गन नैच को भी मैजिक नाइट्स को ज्वाइन करने के लिए कहता है, पर नैच को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। तब कैप्टन यामी मॉर्गन को मिशन के लिए बुलाने आ जाते हैं और नैच ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि यामी जैसा बंदा भी मैजिक नाइट्स को ज्वाइन कर सकता है। तब हमें मॉर्गन और नैच का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पर बचपन से ही मॉर्गन लोगों की मदद करता था और वो अपने मैजिक एट्रीब्यूट की तरह ही लोगों की जिंदगी में रोशनी भर देता था, पर नैच उससे बिल्कुल अलग था। और जब नैच को ग्रिमॉर मिली तब उसे पता चला कि उसके जैसा एक और पर्सन है जो कि डार्क मैजिक को यूज कर सकता है और सिमिलर मैजिक एट्रीब्यूट होने के कारण
उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। और थोड़े टाइम बाद यामी और मॉर्गन ग्रेट डियर को ज्वाइन कर लेते हैं। वैसे गाइस अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बता दूं कि ग्रेट डियर विजिट किंग की ही पुरानी मैजिक नाइट स्क्वाड थी, जिसमें विलियम और यामी दोनों थे। और जब विजिट किंग को अपनी पदवी मिली तब ग्रेट डियर स्क्वाड ब्लैक बुल्स और गोल्डन डॉन में टूट गई। अब यहाँ पर मैजिक नाइट्स बनने के बाद यामी और मॉर्गन में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और मॉर्गन अभी भी नैच को मैजिक नाइट को ज्वाइन करने के लिए कह रहा होता है, पर नैच को अभी भी इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। नैच के पेरेंट्स उसे घर का मुखिया बनने के लिए कहते हैं। नैच उन्हें मॉर्गन को चुनने के लिए कहता है। तब उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि मॉर्गन के पास तो लाइट मैजिक है और उनके घर का मुखिया वही बन सकता है जिसके पास डार्क मैजिक हो, क्योंकि वो लोग काफी समय से डेविल्स के ऊपर स्टडी करते आए हैं और क्योंकि नैच के पास शैडो मैजिक है तो वो इस स्टडी को कंटिन्यू भी कर सकता है। तो नैच ये सुनकर थोड़ा डर जाता है, पर उसे इसमें और भी ज्यादा मजा आने लगता है और नैच खुद को इस काम में लगा देता है। और यहाँ यामी और मॉर्गन मैजिक नाइट्स में काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं। तब यहाँ नैच ने 4 डेविल्स के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लिया होता है, जिससे कि नैच के फादर को लगता है कि वो एक जीनियस है और वो एक सुप्रीम डेविल लूसीफोगस के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक कड़ा देती है, जिसे सुनकर नैच बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पर मॉर्गन नैच को ऐसा करने से मना करने लगता है और अपने पेरेंट्स को समझाने लगता है कि वो लोग फॉरबिडन मैजिक का यूज कर रहे हैं, जो कि एक क्राइम है। पर नैच किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता और उस कड़े को पहनकर लूसीफोगस को वहाँ पर समन कर लेता है। पर हम देखते हैं लूसीफोगस की पावर इतनी ज्यादा होती है कि नैच उसे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा होता और वो सुप्रीम डेविल उसके फॉलोअर्स और उसके पेरेंट्स को मार डालता है, जिससे कि नैच को ये एहसास हो जाता है कि वो डेविल उसके कंट्रोल से बाहर है। तब मॉर्गन उस डेविल को रोकने के लिए उस कड़े को तोड़ने लगता है और उस कड़े के टूटते ही मॉर्गन भी जलने लगता है। तब नैच ये देखकर पूरी तरह से टूट जाता है और मॉर्गन उसे बताता है कि उसने हमेशा ये सपना देखा था कि वो दोनों मिलकर मैजिक नाइट्स बनकर इस किंगडम को बचाएंगे। तब मॉर्गन की मौत हो जाती है और नैच को ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार क्यों एक अच्छा इंसान ऐसे मारा गया, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसकी जगह तो उसे मर जाना चाहिए था। तब वो भगवान से मॉर्गन को दोबारा से जिंदा करने के लिए कहने लगता है, पर नैच को एहसास हो जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। तब यहाँ पर वाइस कैप्टन नैच सोचते हैं, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता, तो इसलिए अब मैं इन डेविल्स को रोकने के लिए कुछ भी करूंगा। मैं इन डेविल्स को किसी भी अच्छे लोगों को छूने नहीं दूंगा, तो इसलिए मैं यहीं पर अपनी लिमिट्स को सरपास करूंगा। मुझे मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता, पर मुझे अभी इस सिचुएशन को देखना होगा ताकि हम लोग जीत सके, जिसके लिए मुझे इन डेविल्स का कुछ ना कुछ करना ही होगा। मेरे सारे डेविल्स मिड लेवल डेविल्स हैं, जो कि इन सुप्रीम डेविल्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे मेरी लिमिट्स पता है और यही वो कारण था जिस वजह से मैं अब तक छुपकर काम करता आया हूँ। जब मेरा भाई मर गया था तब यामी ने मुझसे कहा था कि जब वो स्क्वाड बनाएगा तब मैं उसका वाइस कैप्टन बनूंगा, और मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं किसी को भी अपने भाई की तरह मरने नहीं दूंगा। तब वाइस कैप्टन नैच क्लमडे और वर्गनार के साथ मिलकर डेविल यूनियन को फॉर्म कर लेते हैं, जिससे कि उनका मैजिक बढ़ जाता है और वो एक सिंगल स्पेल को इतना ज्यादा पावरफुल कर देते हैं जिससे कि उनकी पावर एक सुप्रीम डेविल जितनी हो जाती है और वो उन सुप्रीम डेविल्स को अपने साथ साथ वहीं पर कैद करने लगते हैं। पर हम देखते हैं उन सुप्रीम डेविल्स की पावर अभी भी बहुत ज्यादा होती है और वो वाइस कैप्टन नैच की उस स्पेल को तोड़ देते हैं, जिससे कि वाइस कैप्टन नैच बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। तब वाइस कैप्टन नैच को इस तरह हरा हुआ देखकर उन दोनों डेविल्स को और ज्यादा मजा आने लगता है और वो कहती है, अब तुम्हें मारने का वक्त हो चुका है, तो चलो फिर अब आखिरी टाइम हमें अपनी चीखें सुनने दो। और वैसे भी इस दुनिया में कोई ऐसा ह्यूमन नहीं है जो हमें हरा सके। जैसे ही एक डेविल वाइस कैप्टन नैच को मारने लगता है तभी आस्था फुल स्पीड में आकर उस डेविल का हाथ ही काट देता है और कहता है, अरे कमीनो, आखिरकार तुम हमारे वाइस कैप्टन के साथ कर क्या रहे थे? तब वाइस कैप्टन नैच आस्था को लेट आने की वजह से उसे डांटने लगते हैं और उसे जल्द से जल्द डार्क ट्रायड को हराने जाने के लिए कहते हैं। फिलहाल आपकी जान बचाना ज्यादा जरूरी है और वैसे भी आप ही की वजह से मैं ताकतवर बना हूँ, तो चलिए और देखिए कि मैं कितना ताकतवर हो चुका हूँ। तो वाइस कैप्टन नैच को अपना भाई मॉर्गन याद आने लगता है और वो नई सुबह की उम्मीद करते हुए सोचते हैं, तुम दोनों ही अच्छे लोग हो, पर तुम उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं हो। तब आस्था को एहसास हो जाता है कि उसकी डेविल यूनियन के 5 मिनट में से 1 मिनट तो ऑलरेडी खत्म
खत्म हो चुका है, जिस वजह से वो लड़ने के लिए उतावला होने लगता है। और यहाँ पर सुप्रीम डेविल्स को भी ये देखकर मजा आने लगता है कि उस दुनिया में भी कोई ऐसा है जो उन्हें एंटरटेन कर सकता है। तब उनकी और आस्था की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ आस्था उनके मैजिक को काटना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही एक डेविल पर हमला करने लगता है, वैसे ही उस डेविल की बॉडी गायब हो जाती है और वो दोनों सुप्रीम डेविल अपने मैजिक के साथ ही कंबाइन हो जाती है, जिस वजह से आस्था उन पर वार नहीं कर पा रहा होता। और उन्हें आस्था की ये बेबसी देखकर बहुत मजा आ रहा होता है। पर तभी आस्था अपनी डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड को निकालता है, जो कि उनके स्पेल को नलीफाई कर देती है। और आस्था एक सुप्रीम डेविल नामाहा को अपनी दूसरी स्वॉर्ड से काट देता है। ये कितनी बेइज्जती वाली बात है नमा कि इसने सबसे पहले तुम पर हमला किया, और ये इसकी सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि अब हम लोग इकट्ठे होकर सच में इसके साथ खेल सकते हैं। तब हम देखते हैं वो दोनों डेविल्स मर्ज हो जाते हैं, जिसे देखकर आस्था और वाइस कैप्टन नेच दोनों ही शॉक हो जाते हैं। और वाइस कैप्टन नेच को ये एहसास हो जाता है कि उनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पर क्योंकि बेचारा आस्था मैजिक को महसूस नहीं कर सकता, तो उस बेचारे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। पर उसे ये समझ आ जाता है कि अब उसे लड़ाई में और ज्यादा मजा आने वाला है, जिस वजह से वो फिर से सुप्रीम डेविल्स पर हमला करने के लिए चला जाता है। तब सुप्रीम डेविल्स एक स्पेल को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे कि स्पेड किंगडम के कैसल के ऊपर एक बहुत बड़ा मैजिक का गोला बन जाता है। और सभी लोग उसे देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। चाहे तुम अपनी एंटी मैजिक से खुद को बचा लोगे, पर तुम्हारे आसपास के लोग फिर भी मारे जाएंगे। आखिर का तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ये चीज तो बस बड़ी ही हुई है, और ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ। अब हम देखते हैं आस्था अपनी डीमन स्लेयर स्वॉर्ड को बड़ा कर लेता है और उस मैजिक के गोले के नीचे मारता है, जिस वजह से वो मैजिक का गोला आसमान की तरफ जाने लगता है। और तब आस्था अपनी डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड से उस गोले के टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर से सुप्रीम डेविल्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तब लीवे सोचता है, मैं अंडरवर्ल्ड की दुनिया में सबसे वीकेस्ट डीमन था, जिस वजह से मैं ये कभी नहीं सोच सकता था कि मैं कभी सुप्रीम डेविल से भी लड़ सकता हूँ। पर अब आस्था की वजह से मैं उनसे लड़ पा रहा हूँ। आखिरकार ये कैसा बंदा है? आखिरकार हमारे अटैक्स इस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसी चीज को तो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। और आखिरकार मुझे ये कैसे इमोशंस महसूस हो रहे हैं? तब लीवे सोचता है, हाईएस्ट डेविल्स को आज तक किसी ने भी चैलेंज नहीं किया, क्योंकि उनके टक्कर का कभी कोई था ही नहीं। पर आज आस्था ने उन्हें टक्कर देकर उनके अंदर एक डर बैठा दिया है। तो सुप्रीम डेविल्स को याद आता है कि आस्था का डेविल यूनियन तो बस 5 मिनट के लिए ही वर्क करेगा, जिस वजह से वो आस्था से बचकर वहाँ से भागने लगते हैं। और आस्था भी अपनी फुल स्पीड के बावजूद भी उनका पीछा नहीं कर पा रहा होता। पर तभी कैप्टन नेच आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और सोचते हैं, किसने सोचा था कि कभी ऐसा दिन भी आएगा कि एक सुप्रीम डीमन जिसके पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स है, वो उस ह्यूमन और डेविल से हारेगा जिसके पास कोई मैजिकल पावर भी नहीं है। तब आस्था वाइस कैप्टन नेच की मदद से सुप्रीम डेविल्स पर हमला करने में कामयाब हो जाता है और उन्हें बीच में से काट डालता है, जिससे कि वो सुप्रीम डेविल्स हवा में ही गायब हो जाते हैं। और उसी टाइम आस्था और लीवे का यूनियन भी खत्म हो जाता है। तब वाइस कैप्टन नेच आस्था को सुप्रीम डेविल्स को हराने की वजह से शाबाशी देने लगती है। पर तब आस्था उन्हें कैप्टन यामी के साथ कंपेयर करने लगता है, जिस वजह से वाइस कैप्टन नेच उसे पकड़ लेते हैं। पर उन्हें आस्था के अंदर अपना एक अक्षर दिखाई देता है। तब आस्था उन्हें बताता है कि वो अब अगले 30 मिनट तक ना ही अपनी डेविल यूनियन को यूज कर सकता है और ना ही अपनी ब्लैक फॉर्म को यूज कर सकता है, जिस वजह से वाइस कैप्टन नेच थोड़े चिंता में आ जाते हैं, क्योंकि इस टाइम सभी लोग हाई लेवल डेविल्स के साथ लड़ रहे होते हैं। और क्योंकि मॉरिस अभी भी गेट को खोलकर डेविल्स को इस दुनिया में ला रहा होता है, तो उसे रोकने के लिए उन्हें जल्द से जल्द डार्क ट्रायड को हराना होता है, जिसके लिए वो आस्था के एंटी मैजिक को यूज करने के बारे में सोचते हैं। क्योंकि चाहे आस्था इस टाइम कोई फॉर्म यूज नहीं कर सकता, पर अभी भी उसके पास एंटी मैजिक है। और इस टाइम उनकी सबसे ज्यादा जरूरत कैप्टन जैक को है, क्योंकि वो अकेले ही डांटे के साथ लड़ रहे हैं। तब हम यहाँ देखते हैं कैप्टन जैक डांटे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा चोटें भी आई होती हैं, पर वो हार मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो डांटे जैसे उन पर हमला करने लगता है, वैसे ही मैग्नाट डांटे पर हमला करके उसे रोक देता है। तो कैप्टन जैक कहते हैं, आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। तब डांटे कहता है, तुमने सुना नहीं कि उसने क्या कहा कि तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। पर हम देखते हैं मैग्ना और जोरा वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर कैप्टन यामी को बचाना चाह रहे होते हैं। तब डांटे कहता है, कुछ लोगों का मैजिक कम होता है,
पर फिर भी वो मुझे एंटरटेन कर सकते हैं, जैसे कि तुम्हारा ये कैप्टन है। पर तुम दोनों का मैजिक तो बहुत ज्यादा कम है, और ऊपर से ना ही तुम्हारे पास कोई एंटी मैजिक है और ना ही आर्केन स्टेज का मैजिक। तो इसलिए अगर तुम लोग इकट्ठे मिलकर भी मुझ पर हमला करोगे, फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब मैग्ना कहता है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, हम दो नहीं बल्कि मैं ही तुम्हें संभाल लूंगा। तब डांटे कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं ऐसा मजाक कभी नहीं करता। तुम्हारे साथ की हुई लड़ाई को तो फाइट में भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो मैग्ना कहता है, मुझे पता है कि तुम टफ हो और मैं कमजोर, पर मैं फिर भी इस तरह उन लोगों के सामने नहीं जा सकता, तो इसलिए तुम्हें मुझसे लड़ना ही होगा। तब डांटे मैग्ना का मजाक उड़ाने लगता है और उसे उस पर तब तक हमला करने की इजाजत देता है जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता। तब मैग्ना डांटे पर हमला कर देता है और डांटे को उससे कुछ भी नहीं होता। पर हम देखते हैं मैग्ना एक चेन मैजिक का यूज करता है, जिससे कि डांटे की पावर कम हो जाती है और मैग्ना उसे जोरदार पंच मारता है, जिससे कि डांटे को चोट भी आ जाती है। और मैग्ना कहता है, इस स्पेल के जरिए मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। तब हमें 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैग्ना जोरा से ये रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो उसे लड़ने का तरीका समझाए, क्योंकि उसे हर्ट किंगडम जाकर पता चलता है कि उसका मैजिक बहुत ज्यादा कम है, जिस वजह से वो माना मेथड का यूज नहीं कर सकता और जोरा का मैजिक भी बहुत ज्यादा कम है। पर फिर भी वो कमाल की लड़ाई लड़ता है, जिस वजह से वो जोरा को खुद को सिखाने के लिए कह रहा होता है। और ऊपर से मैग्ना ना ही लक से हार सकता है और ना ही ब्लैक बुल्स का सिर नीचे झुका सकता है। तब जोरा को मैग्ना को देखकर अपने फादर याद आने लगते हैं, क्योंकि उसके फादर के पास भी फ्लेम मैजिक था, जिस वजह से जोरा मैग्ना को सिखाने के लिए तैयार हो जाता है और अपने सीक्रेट अड्डे पर ले जाता है, जहाँ पर उसने अपने मैजिक की प्रैक्टिस की होती है। तब वो मैग्ना को बताता है कि वो भी माना मेथड को यूज करता है, पर हर्ट किंगडम के लोग लड़ते टाइम ही माना मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा मैजिक है। पर जोरा एक कॉमनर है जिसके पास ज्यादा मैजिकल पावर नहीं है, तो इसलिए वो एडवांस में ही उस स्पेल को तैयार करके रखता है। और जोरा के कम मैजिक होने के कारण वो मैजिक ज्यादा टाइम तक उनके साथ टिका रहता है, जिस वजह से जोरा और उसके जैसे कॉमनर्स एडवांस में ही कॉम्प्लिकेटेड मैजिक को बना सकते हैं। पर उसके लिए बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है, जो कि मैग्ना में तो है नहीं। और हम देखते हैं मैग्ना प्रैक्टिस करते टाइम बहुत बार अपने आप को उड़ा भी देता है, पर वो फिर भी जोरा की तरह किसी के मैजिक को एब्सॉर्ब करके उसकी तरफ डबल पावर से नहीं फेंक पा रहा होता, जिस वजह से उसे एक आइडिया आता है और वो जैसे ही इसके बारे में जोरा को बताता है, वैसे ही जोरा भी उसके लिए मान जाता है। और हम देखते हैं मैग्ना ने जो चेन मैजिक यूज किया होता है वो वही आइडिया होता है जिसे उसने 6 महीने तक तैयार किया होता है, और उसने अपनी पूरी बॉडी पर माना मेथड का यूज किया होता है। तब हमें पता चलता है कि इस मैजिक के जरिए वो अपने अपोनेंट और खुद को लिंक कर सकता है, जिससे कि उन दोनों का मैजिक मर्ज हो जाता है और उसके बाद वो उस मैजिक को इक्वली डिवाइड कर सकता है, जिससे कि हम देखते हैं मैग्ना और डांटे की पावर इक्वल हो चुकी होती है। और मैग्ना डांटे को उस चेन को तोड़ने के लिए मना करने लगता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो डांटे का मैजिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तब जैक कहता है, एक कॉमनर कभी भी ऐसी स्पेल का यूज नहीं कर सकता। तब जोरा कहता है, चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल थी, पर उसने फिर भी ये कर दिखाया, और अगर हम इस टाइम दुश्मन पर हमला करेंगे तो उसकी स्पेल का असर कम हो सकता है, जिस वजह से अब हम सिर्फ बैठकर इस लड़ाई को देख सकते हैं, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ मैग्ना की है। तब डांटे भी मैग्ना पर हमला कर देता है और अपने ग्रेविटी मैजिक से उसे दबाने की कोशिश करने लगता है, पर अब क्योंकि उनकी पावर सेम हो चुकी होती है तो मैग्ना के ऊपर उस स्पेल का ज्यादा असर नहीं होता, जिस वजह से वो डांटे पर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं डांटे अपनी रीजनरेशन पावर को यूज करके अपनी बॉडी को ठीक कर लेता है और मैग्ना पर हमला करते हुए उसे हार मारने के लिए कहने लगता है। तब जोरा सोचता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा अपोनेंट कौन है, तुम्हें बस ये जीतना ही होगा मैग्ना। तब इतनी सारी मार खाकर डांटे को गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो पागलों की तरह मैग्ना पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। और क्योंकि मैग्ना के पास रीजनरेशन की पावर नहीं होती है तो उसे काफी चोट आ गई होती है, पर मैग्ना फिर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता और सोचता है, चाहे मैं एक नोबल और रॉयल की तरह पैदा नहीं हुआ और चाहे मैं लक की तरह भी नहीं हूँ जिसके पास कॉमनर होने के बावजूद भी इतना मैजिक है, और ना ही मैं आस्था की तरह हूँ जिसके पास एंटी मैजिक है। पर एक चीज है जिसकी वजह से कैप्टन यामी ने मुझे सिलेक्ट किया, और वो और कुछ नहीं मेरे गट्स है, तो इसलिए मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। मैंने इस मैजिक के लिए बहुत मेहनत की है, तो इसलिए चुप हो जाओ और मार खाते रहो। तब डांटे और मैग्ना फिर से एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं, पर डांटे की रीजनरेशन पावर की वजह से मैग्ना चाह कर भी उसे हरा नहीं पा रहा होता। पर तभी
अचानक से डांटे का मैजिक गायब हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या। तब मैग्ना कहता है, अब तुम्हारा और मेरा दोनों का मैजिक खत्म हो चुका है। तुम्हारे पास बहुत ज्यादा मैजिक था, तो इसलिए आज से पहले तुम्हारा मैजिक कभी खत्म नहीं हुआ होगा, और ऊपर से तुम आज तक किसी भी ऐसे पर्सन से नहीं लड़े होगे जिसका मैजिक तुम्हारे मैजिक जितना हो, तो इसलिए तुम्हें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि तुमने कब अपने मैजिक को खत्म कर दिया। और अब तुम ना ही किसी स्पेल को यूज कर सकते हो और ना ही अपने डेविल के साथ जुड़ सकते हो। तब मैग्ना डांटे को एक जोरदार मुक्का मारता है और तो वो लोग बिना मैजिक से एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से मैग्ना डांटे को हराने में कामयाब हो जाता है। और आस्था और लक ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तब आस्था को यकीन नहीं हो रहा होता कि जिस पर्सन को वो और यामी मिलकर बड़ी मुश्किल से हरा पाए थे, उसे मैग्ना ने अकेले ही हरा दिया, जिस वजह से वो मैग्ना की तारीफ करने लगता है। और लक भी मैग्ना के साथ लड़ने के लिए एक्साइटेड हो जाता है और ये सब कुछ सुनकर मैग्ना बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब यहाँ कैप्टन जैक को भी समझ में आ जाता है कि आखिरकार क्यों यामी ने इसे अपनी टीम में लिया था। और यहाँ वाइस कैप्टन नैच भी ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि मैग्ना जैसे पर्सन ने भी एक डार्क ट्राइड के मेंबर को हरा दिया। तब यहाँ मॉरिस अभी भी डेविल्स के गेट को खोलने में लगा हुआ होता है और उसे भी एहसास हो जाता है कि डांटे हार चुका है। तब वाइस कैप्टन नैच सभी को चामी की बनाई हुई रिकवरी मैजिक स्वीट्स देते हैं और उन्हें डार्क ट्राइड के नेक्स्ट मेंबर को हराने जाने के लिए कहते हैं। तब उनके जाते ही डांटे फिर से हील होना स्टार्ट हो जाता है, पर उसकी बॉडी उसके मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। तब कैप्टन जैक वापिस आके कहते हैं, तुम्हारा रिकवरी मैजिक सच में बहुत कमाल का है और तुम बहुत ज्यादा ढीठ भी हो, पर उस कीड़े ने तुम्हें हरा दिया है, तो इसलिए अब उठकर उसके गर्व को मत तोड़ो। तब यहाँ पर हम कैप्टन रिल और कैप्टन शार्लेट की लड़ाई को देखते हैं, जिनके लिए वेनिका के साथ लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है, क्योंकि वेनिका ने हर्ट किंगडम की क्वीन लोलो पैचिका को अपने मैजिक से उसे एक पपेट बना लिया होता है और उन दोनों के मैजिक के आगे कैप्टन रिल और कैप्टन शार्लेट कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। तब कैप्टन शार्लेट कहती है, मुझे पता है कि जब कोई और आपकी बॉडी को कंट्रोल करे तो कैसा लगता है, तो इसलिए मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके इस कर्ज को तोड़ कर रहूंगी। पर तभी वेनिका कैप्टन शार्लेट पर हमला कर देती है, जिसे कैप्टन शार्लेट रोक नहीं पाती। पर तभी नोवेल और गाजा उन्हें बचाने वहाँ पर आ जाती हैं और नोएल कहती है, देखो वेनिका, जैसे मैंने तुमसे वादा किया था मैं तुमसे लड़ने आ चुकी हूँ। तब वेनिका कहती है, तो नोवेल, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था तुम ताकतवर तो हो कोई आई हो ना, पर अब इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं तो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी हूँ। तो क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम अब मुझे हरा भी पाओगी? तब नोएल कहती है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्वीन के साथ ऐसा करने की? और तुम चिंता मत करो वेनिका, हम लोग तुम्हें जरूर हराएंगे। तो हम देखते हैं नोएल के साथ क्वीन की वाटर स्पिरिट अनडाइन भी होती है। और तब हमें एल्फ के विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ड्राइड नोवेल को अल्टीमेट मैजिक सीखने से पहले एक पावर को हासिल करने के लिए कहती है, और वो पावर और कुछ नहीं वाटर स्पिरिट अनडाइन होती है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट क्वीन के साथ टेम्परेरी खत्म हो चुका होता है, क्योंकि वेनिका ने क्वीन को कर्ज कर दिया होता है। और क्योंकि क्वीन के बाद नोएल ही ऐसी वाटर मेज होती है जो कि एक वाटर स्पिरिट के साथ बॉन्ड बना सकती है, तो अनडाइन नोएल की ग्रिमोर में आ चुकी होती है। पर हम देखते हैं उन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बन रही होती। तब ड्राइड उन्हें बताती है कि आर्केन मैजिक के अलावा डेविल्स को हराने का एक और तरीका है, और वो है सेंट स्टेज, जिसे सिर्फ स्पिरिट यूजर्स ही हासिल कर सकते हैं। तब नोएल कहती है, अगर ऐसी बात है तो आस्था और बाकी आर्केन मेजिस के अलावा आपको तो कैप्टन वर्मिलियन और यूनो को ट्रेन करना चाहिए था, क्योंकि वो दोनों भी तो स्पिरिट यूजर्स है ना, और ऊपर से क्वीन का मैजिक तो बहुत ज्यादा था, तो उन्हें सेंट स्टेज एक्टिवेट करके नहीं लड़ना चाहिए था। तब अनडाइन नोवेल को बताती है कि उसने बहुत टाइम पहले हर्ट किंगडम की पहली क्वीन के साथ बॉन्ड बनाया था, और जब वो लोलो पैचिका को पहली बार मिली तो उसके मैजिक को देखकर उसे एहसास हो गया कि वही नेक्स्ट क्वीन बनेगी। पर लोलो पैचिका कभी भी कोई भी अटैक स्पेल नहीं सीख पाई, वो बस उन स्पेल्स को सीख पाई जिससे कि ऐसा लगता है कि वो अटैक करने वाली है, जिस वजह से वो कभी भी सेंट स्टेज तक नहीं पहुंच पाई। और इसका कारण ये था कि लोलो पैचिका बहुत ज्यादा काइंड थी, और यही वो कारण है जिस वजह से उसने लोलो पैचिका को सेंट स्टेज के बारे में कभी नहीं बताया, क्योंकि वो चाहती थी कि लोलो पैचिका हमेशा काइंड रहे। और अब क्योंकि इसी वजह से लोलो पैचिका कर्स हो चुकी है, तो अनडाइन अब इस सब का जिम्मेदार खुद को ठहराने लगती है। तो नोएल कहती है, ये तुम्हारी गलती थी कि तुमने उन्हें सेंट स्टेज के बारे में नहीं बताया, पर तुमने ये सब कुछ काइंडनेस की वजह से किया है, तो
इसलिए इसे अपनी गलती मत कहो। हमारी चाहे आपस में ना बनती हो, पर हमारा गोल बिल्कुल सेम है। तो चलो अनडाइन मिलके वेनिका को हराकर क्वीन को बचाते हैं। तब यहाँ वेनिका क्वीन की मदद से गाजा पर हमला कर रही होती है, जिसमें उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है और वो नोएल को लड़ने के लिए बुलाने लगती है। तब नोएल कहती है, बहुत हो गया, ये सारी तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से अच्छे लोग हर्ट हुए हैं और तुम्हारी वजह से ही क्वीन का ये हाल हुआ है, तो इसलिए मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी। तब नोएल अपनी सेंट वोल्कैरी फॉर्म को एक्टिवेट कर लेती है। तब नोएल और वेनिका के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर नोएल वेनिका के हर एक हमले को काटना स्टार्ट कर देती है और वेनिका को लड़ाई में और ज्यादा मजा आने लगता है। तब अनडाइन नोएल को वेनिका को 1 मिनट में हराने के लिए कहती है, पर नोएल 30 सेकंड का कहकर वेनिका पर हमला करना स्टार्ट कर देती है और वो दोनों एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे होते हैं। तब उस लड़ाई को महसूस करके वेनिका को नोएल की माँ याद आ जाती है, क्योंकि उसे नोएल की माँ के साथ लड़ने में भी इतना ही मजा आया होता है। तब हमें पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ नोएल की माँ उसे और नोज़ेल को वेनिका के हमले से बचा रही होती है। तब वेनिका कहती है, क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं एसियर? पर आखिरकार तुमने इन्हें पैदा ही क्यों किया है? तुम तो जितनी ताकतवर हो, तुम्हें तो इन जैसे कचरों की जरूरत भी नहीं है। ये बस तुम्हारे रास्ते के कांटे हैं। तब एसियर कहती है, इस दुनिया में सबसे ताकतवर वो माँ होती है जो कि अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो वेनिका, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि ताकतवर होना किसे कहते हैं। तब एसियर अपने बच्चों को बचाने के लिए वेनिका पर हमला कर देती है, पर वेनिका उसी टाइम उसे कर्स कर देती है और मैगिक्यूला वेनिका को वहाँ से भागने के लिए कहता है, क्योंकि एसियर के हमले से वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी होती है। तब यहाँ नोएल वेनिका के हमले को काटते हुए अपनी तलवार को वेनिका के आर पार कर देती है, पर वेनिका फिर भी रुकने के लिए तैयार नहीं होती और नोएल पर हमला कर देती है। तब नोएल उसके हमलों से बचते हुए उस पर बार बार हमला कर रही होती है और उसे एक जोरदार लात मारकर कंटिन्यूअस अटैक से उसे पूरी तरह से जख्मी कर देती है। तब वेनिका कहती है, ये फीलिंग तो सच में कमाल की है। आखिरकार ये है क्या ये दोस्ती है? चलो नोएल, अब मेरी बारी है तुम्हारा पीछा करने की। चलो देखें कि हम दोनों में से कौन ताकतवर है। तब नोएल कहती है, तुम्हारी बकवास बहुत हो चुकी है वेनिका, अब मैं तुम्हें यही गाड़ दूंगी। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पर मैगिक्यूला आ जाता है और कहता है, लूसीफर और बाकी लोगों ने मुझे अभी तक नोटिस नहीं किया है और यहाँ पर अब ऐसी 3 सोल्स हैं जिनके पास पावरफुल मैजिक है और ऊपर से वो सारी एक ही जेंडर की हैं। तो इसलिए अब मेरी सारी प्रिपरेशंस पूरी हो चुकी हैं। मैं वेनिका के साथ काफी टाइम से हूँ, तो इसलिए मुझे इसके साथ लगाव है। पर वेनिका और लोलोपैचिका को मरना होगा, क्योंकि तभी मैं इस दुनिया में पूरी तरह से आ सकता हूँ। तब मैगिक्यूला लोलोपैचिका पर हमला कर देता है, जिस वजह से गाजा लोलोपैचिका को बचाने चला जाता है, पर लोलोपैचिका उसी पर हमला कर देती है, क्योंकि हम देखते हैं लोलोपैचिका एक डेविल में कन्वर्ट हो चुकी होती है। और मैगिक्यूला कहता है, अगर तुम सभी लोग इकट्ठे यहाँ पर मर जाओगे तो तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा, पर उससे पहले चलो एक बार लड़ ही लेते हैं। तब नोएल मैगिक्यूला के वहाँ पर आने का कारण पूछने लगती है, क्योंकि अभी तक तो अंडरवर्ल्ड का गेट खुला ही नहीं होता, जिस वजह से मैगिक्यूला यहाँ पर नहीं आ सकता। तब मैगिक्यूला नोएल को बताता है कि वो वहाँ पर अपने कर्स मैजिक की वजह से आया है, जिसकी प्रिपरेशन उसने काफी टाइम पहले शुरू कर दी थी और उसके लिए उसे 3 लोगों का सैक्रिफाइस चाहिए था, जिसमें से सबसे पहला सैक्रिफाइस नोएल की माँ का था, दूसरा सैक्रिफाइस वेनिका का होने वाला है और तीसरा सैक्रिफाइस लोलोपैचिका का होने वाला है, जिन्हें मारकर वो इस दुनिया में पूरी तरह से आ सकता है। तब नोएल मैगिक्यूला पर हमला कर देती है, पर मैगिक्यूला के कर्स मैजिक की वजह से उसका मैजिक कैंसिल हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। पर हम देखते हैं कैप्टन शार्लेट अपने रोज मैजिक से मैगिक्यूला के कर्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है और कैप्टन रिल भी नोएल की स्किल से इंस्पायर होकर एक नई स्पेल को इन्वेंट करते हैं। पर हम देखते हैं वो मैजिक भी ज्यादा देर नहीं टिकता, क्योंकि मैगिक्यूला के हमले से वो लोग बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। तब यहाँ गाजा लोलोपैचिका के मैजिक के साथ लड़ रहा होता है और सोचता है, जब मुझे पता चला कि आप कोई भी अटैक स्पेल ना यूज करने की वजह से अपने आप को एक फेलियर समझ रही हैं, तब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आपकी जगह ताकतवर बनूंगा और आपके सभी दुश्मनों को हराऊंगा। तब हम देखते हैं जैसे ही गाजा लोलोपैचिका पर हमला करने जाने लगता है, उन पर हमला करने की अपनी हिम्मत को खो देता है, जिससे कि लोलोपैचिका अपने हाथ को उसके आर पार कर देती है
है और यहाँ पर नोवेल का भी सेंट मैजिक खत्म हो जाता है। तब मैगिक्यूला कहता है, अब जब तुम्हारे पास सेंट मैजिक नहीं है तो तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती, और अगर तुम दोबारा से सेंट मैजिक को यूज कर भी पाई तब भी तुम मेरे तक कभी नहीं पहुंच पाओगी। ये पूरी जगह मेरे स्पेल से भर गई है, तो इसलिए यहाँ पर कोई नहीं है जो तुम्हें बचाने आएगा, तो इसलिए अब हार मान लो ह्यूमन। तब यहाँ गाजा अपनी लाइटनिंग पावर को इकट्ठा करके लोलो पैचिका के दिमाग के अंदर से करंट को पास करता है ताकि वो कुछ टाइम के लिए वहीं पर रुक जाए और सोचता है, चाहे मैंने कसम खाई थी कि मैं आपकी जगह आपके दुश्मनों के साथ लड़ूंगा, पर 6 महीने पहले मैं मैगिक्यूला को नहीं रोक पाया, जिस वजह से आप कर्स्ड हो गई। मैंने सबको बचाने की कोशिश की, पर देखो फिर भी आप ऐसी बन गई, और अब आपको वो करना पड़ रहा है जो आप कभी करना नहीं चाहती थी। इस किंगडम से ज्यादा मैं आपको बचाना चाहता था, तो इसलिए मैं आपको अब किसी को भी मारने नहीं दूंगा। अब मैं अपनी पूरी लाइफ को इकट्ठा करके अपने मैजिक में डाल दूंगा और इस डेविल को खत्म कर दूंगा, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ताकि मैं आपको बचा सकूं। तो हम देखते हैं गाजा अपनी पूरी ताकत से मैगिक्यूला पर हमला कर देता है, जिससे कि मैगिक्यूला को बहुत चोट आती है और नोवेल भी अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर आखिरी बार मैगिक्यूला पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। पर हम देखते हैं मैगिक्यूला को अभी भी कुछ नहीं हुआ होता और गाजा ने उस स्पेल के लिए अपनी पूरी लाइफ फॉर्म को यूज कर लिया होता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है और मैगिक्यूला अपनी अल्ट्रा हाई स्पीड रिकवरी मैजिक से फिर से अपने आप को ठीक कर लेता है और कहता है, अब तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो ये अब तुम सभी का अंत है। तब लोलो पैचिका अपने मैजिक से उन सभी पर हमला करने लगती है और नोवेल अपने मैजिक को एक्टिवेट कर लेती है। पर हम देखते हैं उसकी बॉडी पर काफी जगह पर कर्स होने के कारण वो अपने मैजिक को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रही होती। तब मैगिक्यूला कहता है, तुम्हें दिखाई दे रहा है ना कि तुम जीत नहीं सकती, तो आखिरकार तुम हार क्यों नहीं मान लेती। इस दुनिया में ऐसा कोई ह्यूमन नहीं है जो कि ऐसी स्पेल बना सकता है जो कि मेरे इस डिकेइंग वर्ल्ड के अंदर मुझे हरा सके। डेविल्स उनका हुक्म कभी नहीं टालते जो उनसे ऊपर होते हैं, पर तुम ह्यूमंस बेकार सी चीजों के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हो, जैसे कि तुम्हारी माँ ने अपने बच्चों के लिए अपनी जान गंवा दी थी और इस लड़के ने अपनी क्वीन की लॉयल्टी के लिए अपनी जान गंवाई, और अब तुम उस उम्मीद के लिए लड़ रही हो जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। आखिरकार तुम ह्यूमंस हार क्यों नहीं मान लेते। तब नोएल कहती है, तुम्हारी बात सही है, पर ये फीलिंग्स हमारी है जो तुम्हें कभी समझ में नहीं आने वाली। चाहे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, पर हम ह्यूमंस फिर भी लड़ते हैं क्योंकि हम तब तक जीत सकते हैं जब तक हम उम्मीद ना हारे, और अगर हम उम्मीद हार जाएंगे तो हम कभी नहीं जीतेंगे। तो इसलिए कभी ना हार मानना यही हमारी ताकत है। तब मैगिक्यूला को कुछ समझ नहीं आता और वो डिसाइड करता है कि वो लोलो पैचिका को उड़ाकर कैसर के अंदर के सारे ह्यूमंस को एक ही बारी में खत्म कर देगा ताकि वो पूरी तरह से इस दुनिया में आ सके। तब नोवेल लोलो पैचिका को रोकने लगती है, पर पावर ना होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही होती और तभी आस्था वहाँ पर आ जाता है और अपनी डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड से लोलो पैचिका के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि लोलो पैचिका के ऊपर से मैगिक्यूला के कर्स का इफेक्ट कम हो जाता है और नोवेल आस्था को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तब यहाँ आस्था ने लोलो पैचिका को बचा तो लिया होता है, पर अभी भी उसका कर्स एक्टिवेट होता है और लीवे को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि अभी तो अंडरवर्ल्ड का सिर्फ एक ही गेट खुला है, तो आखिरकार एक सुप्रीम डेविल वहाँ पर कर क्या रहा है। तब लीवे आस्था को बताता है कि अगर वो लोग डेविल यूनियन यूज नहीं कर सकते हैं तो उनका सुप्रीम डेविल के साथ लड़ने का कोई चांस नहीं है। मुझे यकीन नहीं आ रहा किसने डिकेइंग वर्ल्ड में आकर मेरे मैजिक को नलिफाई कर दिया है। तो ये है वो एंटी मैजिक वाला लड़का जिसके बारे में वैनिका और बाकी सभी लोग बात कर रहे थे। ये लड़का वैसे तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पर ये मेरे काम में टांग गड़ा सकता है, तो इसलिए सबसे पहले मैं लोलो पैचिका और वैनिका को मार देता हूँ ताकि मैं इस दुनिया में आ सकूँ। तब मैगिक्यूला वैनिका और लोलो पैचिका के ऊपर अपने कर्स को दोबारा से एक्टिवेट कर देता है, पर तभी उसका कर्स गायब होने लगता है जिसके बारे में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और हम देखते हैं ये काम शार्लेट का होता है। आखिरकार ये लड़की यहाँ पर कर क्या रही है। इसकी चोटें तो इतनी गहरी थी कि ये इतनी जल्दी ठीक हो ही नहीं सकती थी और ऊपर से अब इसका मैजिक भी बढ़ रहा है। तब हम देखते हैं ये सारा काम कैप्टन रिल के मैजिक की वजह से हो पा रहा होता है, क्योंकि उनका जब तक ट्विलाइट वालहला एक्टिवेट होता है तब तक उनके साथियों का मैजिक पावर बढ़ता रहता है और अगर उन्हें ज्यादा गहरी चोट भी लगती है तब भी वो नहीं मर सकते। ये मैजिक तो सच में बहुत कमाल का है, क्योंकि अब हम
कुछ मिनट के लिए इनविंसिबल है, पर जैसे इसका इफेक्ट कम होगा तब हमारी बॉडी उन सभी चीजों को झेलेगी जो कि इस मैजिक के एक्टिवेट होने के दौरान हमें नुकसान हुआ था। अगर आस्था ना आया होता तो मैं इसे कभी कंप्लीट नहीं कर पाता। तो इसलिए थैंक यू आस्था कि मैं तुम्हारी वजह से अपना अल्टीमेट मास्टरपीस बना पाया हूँ। तब इन्हें देखकर मैगी क्यूला को भी समझ में आ जाता है कि चाहे इंसान अलग अलग बहुत ज्यादा कमजोर हो, पर अगर वो अपनी ताकत को इकट्ठा कर ले तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जिस वजह से मैगी क्यूला को इंसानों में इंटरेस्ट आने लगता है। तब मैगी क्यूला उनके साथ लड़ने के लिए उन सारे लोगों को जिंदा करने लगता है जो कि वहाँ पर मैजिक नाइट्स के हाथों मरे होते हैं, और उनके अंदर एसियर और वेनिका की पावर भर देता है ताकि वो लोग और ज्यादा ताकतवर हो जाएं। तब कैप्टन रिल और कैप्टन शार्लेट एक साथ मिलके उन सभी लोगों का सामना करने लगते हैं, और अनडाइन नोवेल और लोलो पैचिका को एक पानी के बबल में कैद कर देती है ताकि उन दोनों को कोई नुकसान ना हो। हमें बचाने के लिए थैंक यू, पर मुझे माफ कर देना कि मैं इस टाइम कुछ नहीं कर सकता, जिस वजह से ये सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो आस्था? तुम अभी अभी तो यहाँ पर आए हो। नोवेल, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसे संभाल लोगी। मुझे पता है आस्था, तुम यहाँ आने से पहले हमेशा की तरह बहुत ज्यादा रेकलेस बिहेव कर रहे होगे, जिस वजह से मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो बस ये सोच के बहुत ज्यादा खुश हो रही हूँ कि तुम यहाँ पर आ गए हो, जिस वजह से मेरे अंदर ताकत आ गई है, और अब मुझे उस चीज का एहसास हो गया है जिस चीज को मैं काफी टाइम से मना कर रही थी, और वो ये है कि मुझे तुमसे प्यार है आस्था। पर इस टाइम मैं लड़ाई के मैदान में हूँ, तो इसलिए मैं अपना फोकस मैगी क्यूला को मारने पर रखूंगी। तब नोएल सेंट स्टेज को एक्टिवेट कर लेती है और वो और एंडाइन मिलके मैगी क्यूला की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब उनके रास्ते में बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जिन्हें कैप्टन रिल और कैप्टन शार्लेट अपनी पावर से साइड कर देते हैं ताकि नोवेल सीधा मैगी क्यूला तक जा सके। नोवेल के पास सेंट स्टेज है और शार्लेट के पास स्पेशल एंटी कर्स अटैक है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए मुझे एक सॉलिड बैकअप प्रोवाइड करना पड़ेगा। तब कैप्टन शार्लेट और कैप्टन रिल की पावर बढ़ने लगती है, जिसे देखकर मैगी क्यूला को भी बहुत मजा आ रहा होता है, और वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसे खेलने के लिए बहुत अच्छे खिलौने मिल गए हैं। तब नोवेल के रास्ते में एक और सोल्जर आ जाता है जिसे लक वहाँ पर आकर उड़ा देता है और नोवेल को उसे फॉलो करने के लिए कहता है। तब इतनी मोटिवेशन देख के कैप्टन रिल के अंदर इंस्पिरेशन जागने लगती है, और तभी गाजा भी अपनी अधमरी बॉडी से अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो लोलो पैचिका को बचा सके, जिसे देखकर आस्था को भी काफी मजा आने लगता है। तब गाजा और लक मिलके सारे सोल्जर्स को लाइटनिंग स्पीड से मारना स्टार्ट कर देते हैं, और उनके लाइटनिंग हमले से मैगी क्यूला का भी सिर्फ सिर ही बचता है, जिस वजह से नोवेल उस पर हमला कर देती है, पर वो नोवेल के हमले को रोक देता है। चाहे मैं अभी भी इनकम्प्लीट हूँ, पर मैं फिर भी इस चीज से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ कि तुम लोग मेरे इतने करीब पहुँच पाए हो, और लगता है मैं सही था कि तुम लोग इससे आगे नहीं जा पाओगे। तब मैगी क्यूला नोवेल के ऊपर हमला कर देता है, पर तभी नोजेल आकर नोवेल को बचा लेता है। आखिरकार मेरी फैमिली के सामने तुम्हारे वापस आने की हिम्मत कैसे हो गई? तुम्हें पता नहीं है कि मैंने इस दिन का इंतजार कब से किया है। तब हमें यहाँ पर पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर एसियर मैगी क्यूला के कर्ज की वजह से बीमार हो चुकी होती है, जिसके बारे में किसी भी फैमिली मेंबर को कोई एहसास नहीं होता, और उन्हें लग रहा होता है कि शायद नोवेल को जन्म देने की वजह से एसियर का ऐसा हाल हो गया है। पर नोजेल को सारी सच्चाई पता होती है और वो चाह कर भी किसी को कुछ बता नहीं पा रहा होता, क्योंकि उसके ऊपर भी मैगी क्यूला का एक कर्ज होता है जिसके अकॉर्डिंग अगर वो किसी को भी इस कर्ज के बारे में बताएगा तो वो मारा जाएगा, और अगर किसी ने भी उसके बारे में सुन लिया तो उस कर्ज का इफेक्ट दूसरे बंदे पर भी हो जाएगा, जिस वजह से नोजेल किसी को कुछ नहीं बता पाता और खुद उस कर्ज को तोड़ने का रास्ता ढूंढने लगता है, जिसके लिए उसकी माँ उसे मना कर देती है और उसे जीने के लिए कहती है, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि उनके बच्चे आगे जाकर उनसे भी ज्यादा ताकतवर बनेंगे। तब 1 साल बाद एसियर मर जाती है और नोजेल ये कसम खाता है कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर बन के रहेगा ताकि वो अपनी माँ की मौत का बदला ले सके और अपने भाई बहनों को बचा सके। तब हमें पता चलता है कि नोजेल को लग रहा होता है कि नेब्रा और सॉलिड कभी भी इतनी ताकतवर नहीं होंगे कि वो मैगी क्यूला का सामना कर सके, और उसे नोवेल के बारे में भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा होता है, जिस वजह से वो उसे अपने आप से दूर कर देता है और उसके ऊपर उसकी माँ की मौत का इल्जाम लगा देता है ताकि वो उसे लड़ाई से दूर रख सके। पर असल में नोजेल अपनी माँ की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा होता है, क्योंकि वो उस टाइम उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया होता, और उसी गिल्ट की वजह से वो नोवेल को अपने पास नहीं आने देता। तब नोजेल ताकतवर होने के लिए विज़र्ड किंग बनने का सोचता है, क्योंकि वही एक रास्ता होता है जिसके जरिए
वो ताकतवर बन सकता है और एक दिन मैगीक्यूला का सामना कर सकता है। जो लोग इस टाइम यहाँ पर प्रेजेंट हैं, मैं उन सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से मैं मैगीक्यूला से फिर से मिल पाया हूँ। तो क्या ये एक रीयूनियन है? पर मुझे माफ कर देना, हम डेविल्स को ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। तुम्हारे पास स्टील की स्ट्रेंथ और वाटर जैसी फ्लेक्सिबिलिटी है, पर फिर भी तुम मेरे अटैक को नहीं रोक सकते। तब मैगीक्यूला नोज़ेल पर हमला कर देता है और नोज़ेल भी मैगीक्यूला के ऊपर हमला करके उसके दिल को बाहर निकाल देता है, पर वो भी एक सुप्रीम डेविल के हर्ट को खत्म नहीं कर पाता। मुझे लगा ही था कि मैं हमेशा से गलत हूँ, क्योंकि मुझे कभी भी नोएल को अपने आप से दूर नहीं करना चाहिए था। हमें तो साथ मिलकर ताकतवर बनना चाहिए था ताकि हम अपने दुश्मन को हरा सके। देखो मैगीक्यूला, वो ह्यूमंस जिन्होंने हार मानने से मना कर दिया, आज उन्होंने तुम्हें हरा ही दिया है। तब नोएल मैगीक्यूला के दिल को बीच में से काट देती है, जिससे कि मैगीक्यूला को एहसास हो जाता है कि ह्यूमन इमोशन सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और यही ह्यूमंस की ट्रू स्ट्रेंथ है। तब एसियर नोएल और नोज़ेल के सामने आ जाती है और उन्हें गले लगाकर उन्हें बताती है कि वो दोनों सच में बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं, जिस वजह से वो दोनों रोना स्टार्ट कर देते हैं। तब आस्था नोएल से मिलने आ जाता है, पर नोएल उसे देखकर शर्माना स्टार्ट कर देती है, जिसके बारे में आस्था पूछने लगता है और नोएल एम्बेरसमेंट की वजह से आस्था को मुक्का मारकर वहाँ से उड़ा देती है। तब नोएल नोज़ेल की तरफ देखने लगती है और नोज़ेल को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अब वो अपनी बहन से क्या बात करे। मुझे माफ कर देना शार्लेट, बहुत जल्दी मेरी स्पेल का इफेक्ट खत्म होने वाला है। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है रिल, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं लड़ पाई हूँ। और वैसे भी अभी हम लोग मरना अफोर्ड नहीं कर सकते, मैंने सही कहा ना? तब लोलो पैचिका गाजा को देखकर बहुत खुश हो जाती है और गाजा भी ये देख के बहुत ज्यादा खुश होता है कि लोलो पैचिका अब ठीक है। और तभी रिल के स्पेल का असर खत्म हो जाता है, जिस वजह से शार्लेट, रिल और गाजा की बॉडी के अंदर जो पावर बची होती है वो भी खत्म हो जाती है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं क्योंकि उनकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस होती है। तब लोलो पैचिका अपने वाटर रिकवरी मैजिक से उनके जख्मों को भरने लगती है, पर इस चीज का कोई असर नहीं हो रहा होता, जिस वजह से लोलो पैचिका रोना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि जिन लोगों ने उसे बचाया होता है वो उन्हें नहीं बचा पा रही होती और उस टाइम बाकी लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे होते। पर तभी वहाँ पर वाइस कैप्टन नैच आ जाते हैं। जो लोग सही होते हैं जरूरी नहीं होता कि उन्हें रिवॉर्ड ही मिले, और यही सच्चाई है, पर मैं चाहता हूँ कि उन्हें रिवॉर्ड मिले। तब हम देखते हैं वाइस कैप्टन नैच अपने साथ मिमोसा को भी लाए होते हैं, जिसे देखकर नोएल खुश हो जाती है और मिमोसा अपने अल्टीमेट प्लांट मैजिक की मदद से उनके अंदर उनकी लाइफ फोर्स वापस ले आती है, जिससे कि सभी लोग ठीक हो जाते हैं। तब लोलो पैचिका अपनी गलती के लिए गाजा से माफी मांगने लगती है और नोएल उन्हें कोई और बात करने के लिए कह रही होती है, जिस वजह से हम देखते हैं गाजा लोलो पैचिका को प्रपोज कर देता है, जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं और लोलो पैचिका तो बेहोश ही हो जाती है। तब अनडाइन इस चीज से मना करने लगती है, पर उसे पता होता है कि गाजा बिल्कुल सही चॉइस है, जिस वजह से वो भी कुछ नहीं कहती। तब नोज़ेल को भी एहसास हो जाता है कि उसकी बहन कितनी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है और अब वो यामी को बचाने के बारे में सोचने लगता है। मैंने जितना सोचा था ये लोग तो उससे भी ज्यादा ग्रो कर चुके हैं, तो अब बस डार्क ट्राइड का सिर्फ एक मेंबर बाकी है। तब हमें मैगीक्यूला के मरने से कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूनो और लैंग्रिस मिलके ज़ेनॉन का सामना कर रहे होते हैं, पर ज़ेनॉन बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, जिस वजह से यूनो लैंग्रिस को उसके लिए 3 मिनट निकालने के लिए कहते हैं ताकि वो अपने अगले अटैक से ज़ेनॉन को खत्म कर सके, जिसके लिए लैंग्रिस मान जाता है। हमारे पास एक स्पेल है जिसके जरिए हम अपने दुश्मन को हरा सकते हैं, पर उसके लिए यूनो को अपना मैजिक स्टोर करना पड़ता है और जब वो ऐसा कर रहा हो तब वो किसी पर हमला भी नहीं कर सकता, जिस वजह से मुझे ज़ेनॉन को यूनो से कुछ टाइम के लिए दूर रखना पड़ेगा। वैसे तो ये करना मेरे लिए मुश्किल है, पर मुझे ये करना ही पड़ेगा। तब हमें पता चलता है ज़ेनॉन और लैंग्रिस की स्किल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है और अब तक वो सिर्फ यूनो की वजह से ही जिंदा रह पाया होता है, पर लैंग्रिस फिर भी ज़ेनॉन के साथ लड़ने के लिए तैयार होता है और यूनो भी उसे हौसला देने के लिए कहने लगता है कि वो क्लोर किंगडम का सबसे ताकतवर स्पेशल मेज है। तब लैंग्रिस माना जोन को एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि ज़ेनॉन ने वहाँ पर एब्सोल्यूट स्पेशल मैजिक एक्टिवेट कर रखा होता है, जिसके अंदर सिर्फ वही लोग अपने मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी पावर ज़ेनॉन जितनी हो, पर लैंग्रिस के पास इतनी पावर होती ही नहीं है, जिस वजह से वो माना जोन का इस्तेमाल करने लगता है और ज़ेनॉन की तरह ही अपनी एक सब स्पेस बना लेता है, क्योंकि ऐसा सिर्फ स्पेशल मेजिस ही कर पाते हैं। तो इसे देखकर यूनो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और लैंग्रिस को भी इसमें मजा आ रहा होता है। जब से इसने गोल्डन डॉन को ज्वाइन किया है तब से ये बहुत ज्यादा ढीठ है, पर इसके पास वैसी स्किल्स भी हैं। मैंने हमेशा इससे नफरत की है क्योंकि हम लोग बिल्कुल सिमिलर हैं, पर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं हारूंगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि मुझे कोई भी सरपास नहीं कर सकता। तब ज़ेनॉन लैंग्रिस के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर वो उसकी सब स्पेस को भेद नहीं पा रहा होता
तुम चाहे मेरे अटैक को रोक पा रहे हो, पर तुम्हारे पास कोई ऐसी स्पेल नहीं है जिससे कि तुम मुझ पर हमला कर सको, तो इसलिए आखिरी में तुम किसी काम के नहीं हो। मुझे हमेशा लगता था कि मेरा स्पेशल मैजिक इनविंसिबल है, और मुझे ये भी लगता था कि जब तक मैं अपना बेस्ट दूंगा तब तक हमारी स्क्वाड को कोई नहीं हरा सकता। पर तुम्हारी स्ट्रेंथ बिल्कुल अलग थी यूनो, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ सेल्फ सेंटर्ड नहीं थी। जिस तरह तुम हारने से नफरत करते थे उसे देखकर सभी लोग इंस्पायर होते गए और ताकतवर हो गए। वैसे तो मैं इसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, पर मैं ये मानता हूँ कि तुम सही मायनों में गोल्डन डॉन के वाइस कैप्टन हो। तब जेनॉन अपनी पूरी ताकत से लैंग्रेस के सब स्पेस को भेद देता है, जिससे कि लैंग्रेस बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और जेनॉन कहने लगता है कि वो लैंग्रेस से बहुत ज्यादा ताकतवर है। पर लैंग्रेस अभी भी हार नहीं मानता और इतना जख्मी होने के बावजूद भी गोल्डन डॉन को याद करके जेनॉन की तरफ बढ़ने लगता है। मुझे लगा ही था लैंग्रेस कि तुम्हें हारने से सबसे ज्यादा नफरत है। तब हम देखते हैं यूनो अपने उस अटैक को तैयार कर लेता है जिससे कि वो जेनॉन को हराने वाला होता है और वो उस पर हमला कर देता है। तब यहाँ यूनो के हमले से जेनॉन की चेस्ट के अंदर छेद हो जाता है और उस हमले को देखकर जेनॉन भी हैरान हो जाता है, जिस वजह से उसके मुंह में से भी खून निकलना स्टार्ट हो जाता है और यूनो को लगता है कि वो लोग जीत चुके हैं। तब हम यहाँ पर जेनॉन का पास्ट देखते हैं जहाँ पर उसे बहुत सारी चोटें आई होती है और डांटे और वैनिका उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तब वहाँ पर उनका एक बड़ा भाई भी होता है। जेनॉन, इनकी बातों का बुरा मत मानना, और वैसे भी तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, क्योंकि तुम्हारे डेविल होस्ट बनने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तब हम देखते हैं कुछ बच्चे जेनॉन के मैजिक की वजह से उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और उन्होंने उसे बहुत ज्यादा मारा होता है। पर तभी एक बच्चा आकर जेनॉन को बचा लेता है और वो लोग उसका फायर मैजिक देख के वहाँ से भाग जाते हैं। मेरा नाम एलन है और तुम इनकी बात मत सुनो, क्योंकि तुम्हारा मैजिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस टाइम सभी लोग पेट किंगडम के हालातों से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर रिबेलियन चल रही है और ऊपर से डायमंड किंगडम भी बार बार हम पर हमला कर रहा है, जिस वजह से मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ ताकि मैं उन लोगों को बचा सकूँ जो कि डर के जी रहे हैं। मैं इस फ्रोजन लैंड में उनकी उम्मीद की किरण बनना चाहता हूँ, जिस वजह से एक दिन मैं मेज डिफेंस फोर्स का कमांडर बनूंगा। तब उसे देखकर जेनॉन के अंदर भी उम्मीद आ जाती है और वो भी कमांडर बनने की इच्छा जाहिर करता है, जिस वजह से वो आस्था और यूनो की तरह इकट्ठे मैजिक की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो अपने सपनों को हासिल कर सकें। और हम देखते हैं इस वजह से जेनॉन अपने बड़े भाई को डेविल होस्ट बनने से भी मना करता है और वो दोनों मेज डिफेंस फोर्स में चले जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग जेनॉन के बॉर्न मैजिक की तारीफ कर रहे होते हैं। तब उन्हें एक डंजन में भेजा जाता है जहाँ पर असल में एक डीमन कैद होता है, जिस वजह से बहुत सारे लोग जख्मी हो जाते हैं। अगर मुझे इस डीमन को हराना है तो मुझे अपने अल्टीमेट स्पेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिस वजह से मुझे अपने पूरे मैजिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पर ये तो मुझे अपने आप पर हमला करने का मौका ही नहीं दे रहा है। तभी अचानक से एलन अपने पूरे जोश से उस डीमन पर हमला कर देता है और जेनॉन उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर एलन किसी की नहीं सुनता। तभी उन लोगों को लड़ता हुआ देखकर जेनॉन को डीमन पर हमला करने का मौका मिल जाता है। अगर मैं अभी फायर करूंगा तो मैं इस डीमन के साथ साथ एलन को भी मार दूंगा, पर अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो हम सभी लोग मारे जाएंगे और इसमें किंगडम को भी खतरा हो सकता है, जिस वजह से मुझे ये करना ही पड़ेगा। तब हम देखते हैं जेनॉन अपने बोन मैजिक से डीमन पर हमला कर देता है और इस चक्कर में एलन भी मर जाता है, जिससे कि जेनॉन का दिल टूट जाता है और वो ताकतवर बनने के लिए ये डिसाइड करता है कि वो डेविल होस्ट बन के रहेगा। तब हमें पता चलता है जेनॉन ने अपने आप के बदले में डीमन से उसका दिल मांगा होता है, जिसके लिए वो डीमन मान जाता है और हम देखते हैं उसी दिल की वजह से जेनॉन यूनो के हमले से रिकवर कर जाता है, जिसे देखकर यूनो हैरान हो जाता है और जेनॉन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब जब मेरे पास डीमन का दिल आ चुका है तो मैं और ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। तुमने जिस एरो से मेरे चेस्ट पर वार किया था, अगर तुम उसे मेरे दिल में से गुजार देते तो तुम जीत सकते थे, पर तुमने जीत की जगह अपने दोस्त को बचाना चुना क्योंकि वो बीच में आ रहा था, जिस वजह से अब तुम लोग हारोगे। तब जेनॉन यूनो पर हमला कर देता है और उसे एक सब स्पेस में कैद करके बहुत सारी बोन्स को उसके आर पार करने लगता है, जिससे कि यूनो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। तब लैंग्रेस यूनो को बचाने के लिए बीच में आ जाता है, जिस वजह से जेनॉन उस पर भी हमला कर देता है। पर तभी फिंड्रेल आके लैंग्रेस को बचा लेता है, जिस वजह से लैंग्रेस उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो वहाँ पर कर क्या रहा है। मैंने लैंग्रेस और उस डेविल को यहाँ पर लड़ते हुए देखा, जिस वजह से मैं बिना सोचे समझे यहाँ पर आ गया। मैं यहाँ पर इस बंदे को हराने आया हूँ क्योंकि इसने हमारे कैप्टन को किडनैप किया है। तब जेनॉन फिंड्रेल और लैंग्रेस के आसपास सब स्पेस को बना के बोन से उन पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर फिंड्रेल अपनी टेलीपोर्टेशन की मदद से खुद को और लैंग्रेस को उसके हमले से बचा लेता है और वो ये इसलिए कर पाया होता है क्योंकि वो इस टाइम लैंग्रेस के माना जोन के अंदर होता है, जहाँ पर उसकी मैजिक स्पेल्स काम कर रही होती हैं और वो दोनों भाई
ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग साथ मिलकर जेनॉन को हरा कर रहेंगे। मुझे अब एहसास हो गया है कि ये लोग कितनी फास्ट टेलीपोर्ट करेंगे और कब करेंगे, और ऊपर से मैं ये भी जानता हूँ कि ये लोग किसके पीछे हैं, जिस वजह से ये लोग जैसे ही मेरे पास आएंगे वैसे ही मैं इन्हें खत्म कर दूंगा। तो जेनॉन उन पर हमला करने लगता है, पर वो लोग टेलीपोर्ट होके बहुत जल्दी जेनॉन के पीछे आ जाते हैं, जिससे कि जेनॉन भी हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो लोग ऐसा इसलिए कर पाए होते हैं क्योंकि फिनरल ने माना मेथड का इस्तेमाल किया होता है, और तभी वो जेनॉन के ऊपर हमला कर देते हैं। तब थोड़ी देर बाद यूनो को होश आ जाता है और वो वहाँ पर जेनॉन और लैंग्रेस को ढूंढने लगता है, पर तभी वो देखता है कि लैंग्रेस और फिनरल बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं और वो लोग जेनॉन का कुछ नहीं बिगाड़ पाए होते। जेनॉन इन दोनों को मार डालेगा और अगर मैं किसी तरह वापस उठ भी जाऊंगा तब भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। क्या मैंने गलत चॉइस की है? मेरे आधे साथी मारे जा चुके हैं। मैंने खुद ही सभी को कहा था कि मुझे इस स्क्वाड के अंदर आना है, पर फिर भी मैं किसी को बचा नहीं पाया हूँ। मैंने इतनी सारी ट्रेनिंग भी की है पर वो भी किसी काम नहीं आई है। मुझे सबने जीनियस कहा और ये भी कहा कि मैं विलेज की उम्मीद हूँ। सभी ने मुझ पर भरोसा किया और मैं जब भी हारा तब मैं दोबारा से खड़ा हो गया क्योंकि मैंने उससे वादा किया था, तो इसलिए मैं हार नहीं मान सकता। तो अचानक से यूनो को कुछ दिखाई देने लगता है जो कि उसे एहसास दिलाता है कि उसके पास अपनी भी कोई ताकत है, जिस वजह से हम देखते हैं यूनो के पास स्पेड किंगडम के ग्रिमोर भी आ जाती है और वो ग्रिमोर यूनो को अपना मास्टर भी चुन लेती है, जिसे देखकर बाहर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मैं कैप्टन और बाकी सभी को बचा कर रहूंगा और मैं किंगडम को भी बचाऊंगा ताकि मैं विज़र्ड किंग बन सकूं, तो इसलिए तुम्हें हारना पड़ेगा जेनॉन। तब जेनॉन भी ये देख के हैरान होता है कि यूनो के पास 2 ग्रिमोर आ चुकी हैं, पर तभी अचानक से यूनो जेनॉन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि जेनॉन को कुछ समझ नहीं आता और उसे वहाँ पर एक स्टार दिखाई दे रहा होता है। तब हमें पता चलता है कि स्पेड किंगडम की रॉयल फैमिली में हमेशा से यूनिक मैजिक पास हुआ है, और क्योंकि यूनो के फादर के पास सन मैजिक था और उसकी मदर के पास मून मैजिक, तो अब यूनो के पास स्टार मैजिक आ गया है, जिसे देखकर जेनॉन भी हैरान हो गया है और उसे एहसास हो गया है कि यूनो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। तब बेल ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और यूनो बेल को अपनी ताकत को इकट्ठा करने के लिए कहता है ताकि वो सही समय आने पर उसकी ताकत का इस्तेमाल कर सके। तब यूनो लैंग्रेस और फिनरल को बचा लेता है। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से ही है कि मैं इस ताकत को हासिल कर पाया हूँ, तो इसलिए अब सब कुछ मुझे हैंडल करने दो क्योंकि मैं गोल्डन डॉन का वाइस कैप्टन हूँ। तब वो लोग जेनॉन को यूनो के हवाले छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और जेनॉन यूनो के ऊपर हमला कर देता है, जिसे यूनो अपने स्टार मैजिक से रोक देता है। तब जेनॉन फिर से यूनो को अपनी सब स्पेस में कैद कर देता है, पर इस बार यूनो अपने स्टार मैजिक की मदद से टेलीपोर्ट होके उस सब स्पेस से बाहर निकल जाता है और जेनॉन के ऊपर हमला कर देता है। मेरी ग्रिमोर के अंदर न्यू पेजेस ऐड हो गए हैं जो कि सिर्फ तुम्हें हराने के लिए बने हैं, तो इसलिए अब मैं ये प्रूफ करके रहूंगा कि मैंने जो आज तक चॉइसेस की है वो सही थी। मैं सबको बचा कर रहूंगा ताकि मैं विज़र्ड किंग बन सकूं। तो जेनॉन भी यूनो के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उसके ऊपर अपने बोन मैजिक से हमला कर देता है, जिस वजह से उनके बीच में काफी तगड़ी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों ही जीतने के लिए लड़ रहे होते हैं और यूनो अपने मैजिक से जेनॉन को काट देता है, पर जेनॉन फिर से जुड़ जाता है और एक डीमन स्वॉर्ड का बनाकर यूनो के ऊपर हमला कर देता है, जिसे यूनो ब्लॉक नहीं कर पाता। कमजोर लोग बड़ी आसानी से मर जाते हैं, तो इसलिए सबको बचाना इम्पॉसिबल है, जिस वजह से हम लोग उन्हें टेम्परेरीली डिस्ट्रॉय कर देंगे और उसके बाद उन्हें फिर से उनकी अनटाइम बॉडीज के साथ जिंदा करेंगे, जिसके बाद हम चारों भाई डेविल्स की पावर के साथ मिलके ह्यूमैनिटी को दोबारा से बनाएंगे। हम ऐसे फॉर्चुनेट सिटीजन्स बनाएंगे जिन्हें मौत का कोई डर नहीं होगा और इसी से स्पेड किंगडम बहुत ज्यादा पीसफुल होगा। तो यूनो जेनॉन के हमले से बचने की कोशिश कर रहा होता है और जेनॉन का हमला पूरी जगह को तबाह करके रख देता है, पर तभी यूनो बेल की ताकत का इस्तेमाल करने लगता है और हमें पता चलता है कि यूनो सेंट स्टेज को हासिल कर लेता है, जिस वजह से उसके पास एक ऐसा मैजिक आ जाता है जिससे कि वो डेविल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तब जेनॉन भी यूनो की तरफ बढ़ने लगता है और उसे यूनो के ऊपर हमला करके लगता है कि वो जीत चुका है, पर तभी यूनो उसके हमले से बच जाता है और उसके पीछे जाकर उसके दिल को काट देता है। तो यूनो ने जेनॉन को अपने हमले से चीर दिया होता है और जेनॉन यूनो से पूछने लगता है कि चाहे वो लोग सिमिलर लगते हो, पर फिर भी ऐसी कौन सी चीज है जो कि उन दोनों को एक दूसरे से अलग बनाती है। पर हम देखते हैं यूनो को भी इसका जवाब नहीं पता होता, क्योंकि उसने अभी तक आस्था के साथ अपने किए हुए वादे को पूरा नहीं किया होता, जिस वजह से जेनॉन को अपना दोस्त एलन याद आता है, जिसके साथ उसने कमांडर इन चीफ बनने का वादा किया था। तब वो पूरी की पूरी जगह टूटने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लगता है यूनो
उन्होंने जेनॉन को हरा दिया है, जिसका मतलब अब सारा डार्क ट्रायड हार चुका है। पर फिर भी ये रिचुअल आगे क्यों बढ़ रहा है? तब यहाँ बाहर भी मॉन्स्टर्स आने रुक नहीं रहे होते और विज़र्ड किंग का भी बुरा हाल हो रहा होता है, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया होता है कि कुछ बुरा होने वाला है। तब यहाँ कैप्टन डोरथी की बुरी हालत हो गई होती है। तुम्हारा ड्रीम मैजिक तो सच में बहुत कमाल का है। नेस का डेविल मुझे यहाँ पर लाया था और मुझे किसी ने ये नहीं बताया था कि मैं यहाँ पर इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। तुम्हारा मैजिक तो इनविंसिबल है, पर मेरे पास डेविल की पावर है, जिसकी मदद से मैं किसी भी अनटचेबल चीज को इफेक्ट कर सकता हूँ, जिस वजह से तुम्हारा ये मैजिक मुझ पे काम नहीं कर रहा है। और लोटस, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अगर तुम यहाँ से वापस चले जाओगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। माफ कर देना, पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस वर्ल्ड को क्रिएट करने की तुम कोशिश कर रहे हो उसमें मेरी फैमिली खुश नहीं रह सकती। तो तुम अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा प्यार करते हो, पर मुझे इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अल्टीमेट डेविल लूसीफेरो का मैसेंजर हूँ। तुम डांटे से ज्यादा रीजनेबल हो। मैगी क्यूला को लगा था कि उसने मुझे चकमा दे दिया है, पर वो डेविल सिर्फ एक लैब रैट के ही काबिल है। दूसरा गेट बहुत जल्दी खुलने वाला है, और जब ऐसा होगा तब मैं इस दुनिया में आ जाऊंगा। मैंने अपने मैजिक से ट्री ऑफ क्यूलीफोर्थ को मॉडिफाई कर दिया है, जिस वजह से मुझे डार्क ट्रायड की कोई जरूरत नहीं है। और जब तक मेरे पास यामी और विलियम का मैजिक और उनकी जिंदगी है, तब तक अंडरवर्ल्ड का गेट ओपन होता रहेगा। चलो फिर अब देखते हैं कि क्या तुम इस मॉन्स्टर को संभाल सकते हो या नहीं। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ये कोई और सिचुएशन होती तो मैं यहाँ से भाग चुका होता, पर आज ना तो मैं भाग सकता हूँ और ना ही मैं मर सकता हूँ, जिस वजह से मैं इससे बच के अपनी फैमिली के पास वापस जरूर जाऊंगा। तब वो डेविल लोटस पर हमला कर देता है, पर तभी वहाँ पर ब्लैक बुल्स और उनका बेस आ जाता है और उस डेविल पर हमला कर देता है ताकि वो कैप्टन यामी को बचा सके। लगता है कुछ और पागल लोग अंदर आ गए हैं, पर ये अच्छी बात है कि ये लोग मदद करने आए हैं। ब्लैक बुल्स, तुम्हारी टाइमिंग तो सच में बहुत कमाल की है। डांटे ने मुझे तुम लोगों के बारे में बताया है, और मुझे पता है कि तुम लोगों के पास बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग मैजिक है, और तुम्हारे पास 2 आर्केन स्टेज मेजेस भी हैं, जिसका मतलब तुम लोगों को काटने में बहुत मजा आने वाला है। तब मॉरिस उन पे हमला कर देता है और वेनेसा अपनी बिल्ली की मदद से तकदीर को बदलने लगती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि मॉरिस का मॉडिफिकेशन मैजिक हर एक कॉन्सेप्ट के साथ इंटरफेयर कर सकता है, जिस वजह से मॉरिस का अटैक ब्लैक बुल्स की तरफ बढ़ रहा होता है। पर तभी बीच में ग्रे आ जाती है और हमें पता चलता है कि क्लोवर किंगडम के डॉक्टर ने ग्रे को ये बताया होता है कि उसका मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक नहीं बल्कि ट्रांसम्यूटेशन मैजिक है, जिससे हम देखते हैं ग्रे मॉरिस के मैजिक को बदल देती है, और इसे देखकर लूसीफेरो और मॉरिस दोनों इम्प्रेस हो जाते हैं। तब घोष ग्रे को उसकी तरफ देखने के लिए कहता है और अपने मिरर मैजिक से उसकी और ज्यादा कॉपीज बना देता है, जिससे मॉरिस का मैजिक पूरी तरह से बदल जाता है। तब मॉरिस उन्हें रोकने के लिए लूसीफेरो के ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है, क्योंकि ग्रेविटी की प्रॉपर्टीज को ग्रे चेंज नहीं कर सकती, जिस वजह से हेनरी मॉरिस से लड़ने आगे आ जाता है। और तब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गॉर्डन ने आधे साल की रिसर्च के बाद अपने पॉइजन को मेडिसिन में कन्वर्ट कर लिया होता है, जिस वजह से अब उसका कर्स मैजिक दूसरों के कर्सेस को स्ट्रेंथ में बदल देता है, जिस वजह से अब हेनरी ये चूज कर सकता है कि उसे किसका मैजिक एब्जॉर्ब करना है, और वो मॉरिस के मैजिक को एब्जॉर्ब करते हुए फिर से ब्लैक बुल के बेस को दोबारा से जोड़ देता है। ये सही नहीं हो रहा है। मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से अल्टीमेट पावर एक्वायर की थी, और उसके बाद मैं अल्टीमेट डेविल होस्ट बन गया, पर फिर भी ये लोग मुझे कैसे टक्कर दे पा रहे हैं। तब ब्लैक बुल बेस से पंच खाने के बाद मॉरिस का बुरा हाल हो जाता है, और हम देखते हैं वहाँ पर ब्लैक बुल्स की पूरी टीम आ जाती है, जो कि उसे उनके कैप्टन को वापस देने के लिए कहती है। तब हम यहाँ पर कैप्टन यामी का पास्ट देखते हैं, जहाँ पर उन्हें पहली बार डार्क मैजिक मिला होता है और लोग उनसे दूर रह रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि कैप्टन यामी की वजह से उन पर मिस फॉर्च्यून आ सकता है। पर तभी विज़र्ड किंग कैप्टन यामी के पास आ जाते हैं, क्योंकि वो डार्क मैजिक को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और कैप्टन यामी को अपनी मैजिक नाइट की टीम में ले लेते हैं। तब कैप्टन यामी नैच और मॉर्गन से मिलते हैं, जिन्होंने उन्हें नॉर्मल समझा होता है, और उसके बाद कैप्टन यामी और भी ज्यादा मैजिक नाइट से मिलते हैं, जिन्होंने उनकी ताकत को एक्सेप्ट किया होता है और उन्हें इस काबिल समझा होता है कि वो उनके साथ खड़े हो सके और मिलकर क्लोवर किंगडम को बचा सके। जब आप एक मैजिक नाइट स्क्वाड के मेंबर होते हैं, तब आपको बहुत सारे अलग अलग मैजिक नाइट से मिलने का मौका मिलता है, और उनके सामने तो मुझे लग रहा होता है कि जैसे कि मेरा मैजिक बहुत ज्यादा क्यूट है। मैजिक चाहे जितना मर्जी खतरनाक हो, पर वो उस पर्सन पर डिपेंड करता है जो उसे यूज करता है। यामी, तुम लोगों को अच्छे से पहचान लेते हो और उन्हें इकट्ठा लाने की ताकत रखते हो, जिस वजह से मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक अच्छे मैजिक नाइट कैप्टन बनोगे।
तुम मजाक कर रहे हो? ऐसा सिर्फ तुम कर सकते हो क्योंकि तुम जैसे बंदे ही लोगों को लीड करते हैं और इसके बारे में तुम्हें पता है। तब हम देखते हैं मॉर्गन की मौत हो चुकी होती है और नैच वहाँ पर उदास बैठा होता है। तब कैप्टन यामी को मॉर्गन की बातें याद आने लगती हैं, जिसने उनसे कहा होता है कि वो नैच की फीलिंग को मॉर्गन से ज्यादा अच्छे से समझते हैं। एक दिन मैं अपनी मैजिक नाइट टीम बनाऊंगा और मुझे पूरा यकीन है कि दूसरे स्क्वाड वाले कैप्टन्स ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो कि बहुत ज्यादा डिसेंट और ब्रिलियंट होंगे। तो इसलिए मैं कुछ ऐसे लोगों को चूज करूंगा जिन्हें डेस्टिनी चूज नहीं करेगी, जो कि खो चुके होंगे, जिनके ऊपर क्राइम्स का बर्डन होगा, या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि अपनी पावर को संभाल नहीं पाएंगे। और इसके लिए मुझे ताकतवर होना पड़ेगा ताकि मैं उन बेवकूफों को इकट्ठा कर सकूं। मैंने चाहे इन लोगों को रहने की जगह दी हो, पर अंत में मैं वो पर्सन हूँ जिसे रहने की जगह मिल गई है। डार्क मैजिक तो सच में बहुत कमाल का है और तुम्हारे इस मैजिक के अंदर अंडरवर्ल्ड की पावर है, जिस वजह से हम तुम्हारे इस मैजिक की मदद से इस वर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड को लिंक कर पाएंगे। तुम एक चूजन वन हो क्योंकि तुम इस दुनिया में डेथ, डिस्पेयर और डार्कनेस ला सकते हो। तब यहाँ सभी लोग कैप्टन यामी को पुकार रहे होते हैं और कैप्टन यामी होश में आके उनसे पूछने लगते हैं कि क्या वो लोग उन्हें सच में इतना पसंद करते हैं, जिस वजह से वो सभी लोग कैप्टन यामी को बताते हैं कि वो उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तब कैप्टन यामी भी उन्हें बताते हैं कि उन्हें भी ऐसा ही फील होता है और यहाँ वाइस कैप्टन नैच के दिल में भी कैप्टन यामी के लिए बहुत ज्यादा इज्जत होती है। तब यहाँ कैप्टन मेरिलूना अभी भी एंशिएंट डीमन के साथ लड़ रही होती है और लोग उनकी पावर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। तब कैप्टन मेरिलूना उस एंशिएंट डेविल को हरा देती है। तब वहाँ पर नोजेल, लैंग्रिस और पैट्री आ जाते हैं और वो सभी लोग कैप्टन्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और तभी लूसीफेरो सब कुछ अपने हाथ में ले लेता है, जिस वजह से अंडरवर्ल्ड का सेकंड गेट खुल जाता है। अब मैंने मॉरिस के अंदर से उसकी सारी जिंदगी को चूस लिया है, जिस वजह से अंडरवर्ल्ड के गेट अब और भी ज्यादा तेजी से खुल रहे हैं। और मैं तो इससे पहले भी लो लेवल डेविल्स के साथ इंटरफेयर कर सकता था, पर अब जब सेकंड लेवल खुल चुका है तो मैं उन सभी डेविल्स को कंबाइन कर सकता हूँ जो कि फर्स्ट 2 लेवल्स में है, ताकि मैं एक ऐसी वेसल बना सकूं जिसके जरिए मैं इस दुनिया में पूरी तरह से आ सकूं। तब वापस सभी डेविल्स को कंबाइन करके एक बहुत बड़ा डेविल बन जाता है और वो ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करके सबको नीचे झुका देता है। पर हम देखते हैं ब्लैक बुल्स ने हार नहीं मानी होती, जिस वजह से वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके ब्लैक बुल्स के बेस की मदद से उस डेविल को एक जोरदार मुक्का मारते हैं। तब सभी ब्लैक बुल्स मिलके कैप्टन यामी और कैप्टन विलियम को बचाने की कोशिश करने लगते हैं और यहाँ वाइस कैप्टन नैच ने भी अपनी डेविल यूनियन को एक्टिवेट कर लिया होता है। तो लूसीफेरो क्यूलीपोथ के साथ फ्यूज हो चुका है और उसे एक वेसल की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो इस दुनिया के अंदर आ सके, जिसका मतलब यामी और विलियम उसके वेसल के कोर हैं। वो इस टाइम इस दुनिया में पूरी तरह से नहीं आ पाया है, जिसका मतलब अगर हम इन दोनों को रेस्क्यू कर लेंगे तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर क्या हम ये कर भी पाएंगे? ये अभी भी इनकम्प्लीट है, पर इसका मैजिक बहुत ज्यादा है और चाहे हम इसके मैजिक को जितना मर्जी एब्जॉर्ब करें, पर फिर भी इसका मैजिक ओवरफ्लो करता जा रहा है। हम तो वेनेसे की बिल्ली की मदद से सिर्फ सेंट्रल एरिया को ही बचा पा रहे हैं और बहुत जल्द ऐसा होगा जब हमारा मैजिक इसके साथ लड़ने के काबिल नहीं रहेगा। हमें जल्द से जल्द चीजों को खत्म करना होगा और डेविल के किंग को इस दुनिया में आने से रोकना होगा। तब सभी लोग ये देख के हैरान हो रहे होते हैं कि इतने खतरनाक ग्रेविटी मैजिक में भी सारे मैजिक नाइट्स अभी भी उस डेविल को रोकने में लगे हुए हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि लूसीफेरो ने ब्लैक बुल बेस का बुरा हाल कर दिया होता है और बाकी लोग भी ग्रेविटी मैजिक की वजह से नीचे धंस रहे होते हैं, जिस वजह से उन्हें लग रहा होता है कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। पर अभी भी सारे ब्लैक बुल्स को विश्वास होता है क्योंकि अभी भी आस्था का हमला बाकी होता है और हम देखते हैं वो कैप्टन यामी की तलवार लेके हमला करने के लिए तैयार होता है। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।